हवेली की मौत इमरान सीरीज मुसन्निफ एच इकबाल। और जब रात आधी मंजिल का सफर तय कर चुकी तो हवेली के ऊपरी हिस्से पर स्थित टावर की टन टन की 12 आवाजें इस पुरहोल वीराने में दूर तक फैलती चली गई। शहर से 6 मील दूर ये अजीमो शान हवेली 70 साल कदीम थी और उसके आसपास कोई इमारत न थी। अलबत्ता हवेली के अतराफ में फलों का एक वसी बाग था। नवाब खान शफीकुल्लाह खान के बाद इस हवेली में खान अतीकुल्लाह खान शेफ था और उनके खानदान के अफराद सुकूनत इख्तियार किए हुए थे। महल नुमा इस हवेली के जुनूबी हिस्से में जो जीरे कमरे थे उनमें 15 मुलाजिमीन रहते थे। उनमें मालियों के अलावा दूसरे मुलाजिम भी शामिल थे। चंद ऐसे मुलाजिमीन भी थे जो वैन के जरिए शाम को वापस शहर पहुंचा दिए जाते थे, इसलिए कि वो यहाँ नहीं रहते थे। नवाब अतीकुल्लाह खान शेफ्ता की उम्र 50 साल से कम नहीं थी। उनके 5 लड़के और 4 लड़कियां थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी सेहत बड़ी शानदार थी। उनके 2 छोटे लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे। तीनों बड़े लड़कों में से एक ने खुद का प्रेस कायम कर लिया था, जहां से एक रोजनामा शाये होता था। दूसरे लड़के ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार संभाल रखा था और तीसरा लड़का इस हवेली के आसपास मीलों दूर तक फैले हुए फलों के बाग का इंचार्ज था। खान साहब की 2 बीवियां थी, एक नरगिस खानम और दूसरी फ्रांसीसी। दोनों हवेली ही में रहती थी। फ्रांसीसी बीवी जवान थी, जिससे खान साहब ने साल भर पहले फ्रांस में शादी की थी। स्टेट मर्ज हो जाने के बाद भी खान अतीक उसी नवाबी शान व शौकत के साथ रहते थे और उनकी वजह पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ा था। बेइंतहा दौलत के बावजूद उन्होंने बड़ी दानिशमंदी से काम लिया था और अपना कारोबार बहुत ज्यादा पहलादनी की वजह से उनकी आमदनी माहाना 1 लाख से तजादुज करती थी। शहर में उनकी कई बिल्डिंगें थी, जिनमें या तो शानदार क्लब खुले हुए थे या गवर्नमेंट के ऑफिसेस। लेकिन खान पिछले 1 साल से इस हवेली में मुंतकिल हो गए थे। टावर की टन टन की आवाजें दूर तक फैलकर दम तोड़ चुकी थी। माहौल एक बार फिर उसी खामोश और पुरहोल वीरानी में डूब गया था। आसमान पर गहरे सियाह बादल छाए हुए थे, पानी कम बरस रहा था और बिजलियां तेजी से चमक रही थी। हवेली 3 मंजिला थी, जिसके सभी कमरे गहरी तारीकी में डूबे हुए थे। अलबत्ता दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। सिर्फ यही रोशनी इस हवेली की मौजूदगी की निशानदही कर रही थी, वरना तमाम इमारत गहरी तारीकी में डूबकर उसी का हिस्सा बन चुकी थी। अचानक हवेली के सदर दरवाजे के करीब घूमते हुए आयरिश नस्ल के कुत्ते के मुंह से गुर्राहट की आवाजें उभरने लगी, जो जसामत में एक छोटे लेकिन फरबा किस्म के बकरे की तरह था। गहरी तारीकी में बुलडॉग की आंखें शोलों की तरह चमक रही थी और उसकी निगाहें सदर दरवाजे की तरफ जमी हुई थी। यह सदर दरवाजा हवेली से काफी फासले पर था। हवेली के आसपास की बाउंड्री वॉल और हवेली के दरमियान सिर्फ लॉन ही लॉन था, कोई दरख्त न पौधे। लॉन के दरमियान से मुख्तलिफ राहदारियां उधर जाती थी। फिर बुलडॉग ने अपना रुख बदल दिया और वो सदर दरवाजे से हटकर दाएं जानिब लपका। उसकी गुर्राहट अभी तेज नहीं हुई थी, शायद वो अपने शिकार को धोखा देकर दबोच लेना चाहता था। और बाउंड्री वॉल से बाहर हड्डियों का एक इंसानी ढांचा आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चल रहा था जैसे वो हवेली के बाहर वाली इस 4 फुट की बाउंड्री वॉल के बाहर रहकर या तो उस पूरी हवेली का चक्कर लगाने का इरादा रखता है, या उसका इरादा ये हो कि वो उस बुलडॉग को फरेब देकर अंदर दाखिल हो जाए। लेकिन बुलडॉग खुद उसकी तरह होशियार था और वो दूर से उस पर नजरें जमाए हुए उस ढांचे के साथ साथ चल रहा था, जिसकी खोपड़ी और पसलियों का कुछ हिस्सा गहरी तारीकी में भी उसकी निगाहों से ओझल नहीं था। अगर बिजली चमक जाती तो वो एक लम्हे के लिए वाज़ेह तौर पर भी दिखाई दे जाता। फिर अचानक बारिश तेज हो गई और उसके साथ ही हवाओं के तेज तेज झक्कड़ चलने लगे, लेकिन हड्डियों के उस ढांचे पर कोई असर न हुआ। वो सिर्फ किसी मुर्दे का इंसानी ढांचा था, जिसका सर और हाथ पैर सभी सलामत थे। सिर्फ उसके जिस्म का गोश्त कब्र की मिट्टी चाट गई थी। ढांचे ने एक लम्हा रुककर आसमान की तरफ देखा। बिजलियां तेजी से चमकी। फिर वो बाउंड्री वॉल से अंदर की तरफ झांकने लगा। बुलडॉग उससे कोई 15-20 कदम के फासले पर अंदर ही रहकर उसकी तरफ देख रहा था और अब उसकी गुर्राहट तेज होती जा रही थी। लेकिन बारिश के शोर में उसकी ये गुर्राहट दबकर रह जाती। ढांचे ने फिर आसमान की तरफ देखा। दूसरे ही लम्हे चमकती हुई बिजली
कुत्ते के सर पर गिरती हुई मालूम हुई थी, लेकिन बिजली गिरी नहीं थी। सिर्फ तेज रोशनी का एक जबरदस्त झलका हुआ था, जिससे तमाम हवेली एक लम्हे के लिए रोशनी में नहाकर वापस तारीकी में डूब गई थी। अब तक बुलडॉग और ढांचा हवेली से 30-40 कदम दूर निकल आए थे। ढांचा फिर अपनी जगह से दीवार के बराबर चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो किसी गहरी फिक्र में मुब्तला हो और ये फैसला नहीं कर पा रहा हो कि उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, जबकि वो इस बात से भी खायब नहीं था कि बुलडॉग उसके मुकाबिल मोर्चा संभाले हुए है। अचानक ढांचे ने एक छलांग लगाई। उसकी ये छलांग यकीनन हैरत अंगेज थी, क्योंकि वो निहायत ही मुर्दा किस्म की चाल चलते चलते एकदम उछला था, बिल्कुल इस तरह जैसे उसे किसी पुरअसरार कुव्वत ने एकदम उछाल दिया हो। और दूसरे ही लम्हे बाउंड्री वॉल के दूसरे हिस्से में उसके कदम टिक गए। अब वो उस बुलडॉग के सामने ही कुछ फासले पर खड़ा हवेली की तरफ देख रहा था, जिसकी दूसरी मंजिल की खिड़की के शीशों से रोशनी फूट रही थी। वो खिड़की अचानक खुल गई थी और उस खिड़की में एक इंसानी वजूद साए की तरह दिखाई दे रहा था। वो ढांचा उसी खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन उस तरफ बाउंड्री वॉल और हवेली के दरमियानी फासले पर गहरे अंधेरे का राज था, इसलिए सामने वाली खिड़की से यहाँ इस तारीकी में किसी को बस बिजली की लम्हाती चमक में देखा जा सकता था। अचानक बुलडॉग ने ढांचे पर छलांग लगाई, लेकिन ढांचे ने पलक झपकने में उसकी दोनों टांगे पकड़ ली और फिर दूसरे ही लम्हे उसने बुलडॉग की टांगे चीरकर उसे दो हिस्सों में तकसीम करके दूर फेंक दिया। बारिश के शोर के बावजूद बुलडॉग की तेज कर्बनाक चीखें दूर तक फैलती चली गई। ढांचा अपनी जगह बदस्तूर उसी अंदाज में खड़ा हुआ था और उसके खड़े होने के अंदाज से ही पता चल रहा था कि वो उसी खिड़की की तरफ मुतवज्जा है जो खुली हुई है, और खिड़की की रोशनी में खड़ा हुआ वजूद उसे देखने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हात के बाद ही उस खिड़की में दो साए और दिखाई देने लगे। शायद बुलडॉग की भयानक चीख ने उन लोगों को खिड़की तक आने और बाहर देखने पर मजबूर कर दिया था। बारिश अब भी बहुत तेजी से हो रही थी। वो खौफनाक ढांचा आहिस्ता आहिस्ता हवेली की तरफ बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार सुस्त लेकिन एक ही अंदाज की थी। उसका हर कदम नपातुला था, और अब वो उसी वक्त दिखाई देता था जब बिजलियां चमक कर रोशनी फैला देती। वो निहायत इत्मीनान से चलता हुआ उधर ही जा रहा था जहां दूसरी मंजिल की खुली हुई खिड़की रोशन थी, और 3 जिस्म 6 आंखें हैरतज़दा होकर उस गहरी तारीकी में उसे देखने की कोशिश कर रही थी, और वो उन्हें बिजली के चमकने पर ही नजर आता था। खिड़की में 3 आदमियों में से एक तेजी से हटकर खिड़की से गायब हो गया, लेकिन वो जल्द ही वापस लौट आया। इस मर्तबा शायद वो राइफल लेकर लौटा था। फिर वो राइफल का रुख उस ढांचे की तरफ नीचे झुकाते हुए गहरी तारीकी में झांकने की कोशिश करने लगा। नीचे गहरा अंधेरा था। 2-3 मिनट गुजर गए। बिजलियां जो जरा जरा वक्फे से चमक रही थी, अचानक उनकी चमक नापैद हो गई। गोया वो भी इस वक्त उस आसीबी ढांचे का साथ देना चाहती थी। उन 3 में से इस मर्तबा एक दूसरा शख्स गायब हो गया, लेकिन उसकी वापसी भी बड़ी तेजी से हुई। वो एक बड़ी टॉर्च ले आया था। अब सूरत हाल ये थी कि उनमें से एक, जिसने राइफल का मुंह नीचे की तरफ कर रखा था, खिड़की के सिरे पर था। दूसरा, जिसने टॉर्च रोशन करते हुए उस ढांचे पर रोशनी डालने की कोशिश की थी, दरमियान में था, और तीसरा शख्स खिड़की के आखिरी सिरे पर था। टॉर्च की रोशनी नीचे पहुंचते पहुंचते बहुत हल्की पड़ रही थी, लेकिन 1-2 लम्हे के बाद वो ढांचा टॉर्च की मध्यम रोशनी की जद में आ गया। जैसे ही वो रोशनी की जद में आया, राइफल से एक शोला निकला। गोली उसी ढांचे पर चलाई गई थी, लेकिन गोली ने उस पर किसी किस्म का असर नहीं किया था। अलबत्ता पहले फायर की आवाज के साथ ही उसने अपने दोनों हाथ खिड़की की तरफ बुलंद करते हुए इस तरह उछलने की कोशिश की थी जैसे वो अचानक उड़कर उन तीनों को खत्म कर देने का इरादा रखता हो। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाते हुए उछलने की कोशिश की, टॉर्च ऊपर से नीचे की तरफ आ गई और लुढ़कती हुई उसके कदमों के करीब पहुंचकर बुझ गई। शायद उनमें से वो शख्स इंतहाई खौफजदा हो गया था जिसने टॉर्च संभाल रखी थी, और यही वजह थी कि वो अपने कांपते हुए हाथों में टॉर्च के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सका था। खौफ और दहशत का असर उसके दोनों साथियों पर भी हुआ था। वो तीनों न सिर्फ हद दर्जे सरासिमा होकर पीछे हटे थे, बल्कि उनमें से एक ने तेजी से खिड़की भी बंद कर ली थी, और अब एक साथ उनकी तेज सांसें इस तरह चल रही थी जैसे वो लोग बहुत दूर से भागते हुए चले आ रहे हों। उनमें से सबकी निगाहें खिड़की पर जमी हुई थी और राइफल का रुख खिड़की की तरफ ही था।
राइफल वाले ने राइफल संभालते हुए उसके कंधे को अपने शाने से चिपका रखा था, जैसे वो खिड़की खुलते ही फौरन फायर कर देगा। नहीं, अचानक उनमें से एक की घबराई हुई आवाज उभरी, तुम अब गोली चलाने की गलती ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमें किसी बड़ी परेशानी में मुब्तला होना पड़े। लेकिन राइफल वाले ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाईजान, आप सुन रहे हैं ये थप-थप की आवाजें जो खिड़की से उभर रही हैं। वो तीनों अपनी सांसें रोककर आवाजें सुनने लगे। वो देखिए, तीसरे ने तेजी से खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो खिड़की को थपथपाते हुए अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। वाकई खिड़की के पट कभी रुकते और कभी इस तरह हिलने लगते जैसे उन्हें अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही हो। आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से उभरने वाली थपथप की आवाजें मध्यम पड़ गई और खिड़की के पट भी हिलना बंद हो गए। क्यों ना अब खिड़की खोलकर देखा जाए, राइफल वाले ने तजवीज पेश की। क्या बेमौत मरने का इरादा है? दूसरे ने तेजी से कहा। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को कमरा खाली कर देना चाहिए और बाहर से उसका दरवाजा बंद करके दूसरे मेंबरों को भी इस वाकये की इत्तला कर देना मुनासिब होगा, ताकि वो लोग भी मोहतात रहे, वरना खुदा न खास्ता अनजाने में कोई हादसा पेश आ सकता है। तुम्हारी तजवीज माकूल है, हमें ऐसा ही करना चाहिए और अब इस कमरे में ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। और वो लोग दबे पैरों कमरे से बाहर निकल आए। बाहर आके उन्होंने कमरे को बाहर से मकफल कर दिया, अलबत्ता कमरे की लाइट जलती हुई छोड़ दी। उसके बाद मुलाजिमीन को छोड़कर जो हवेली के निचले कमरों में एक तरफ मुकीम थे, बकिया तमाम अफराद को इस पुरअसरार आसिबी ढांचे के मुतालिक सब कुछ बता दिया गया। तमाम अफराद, जिनमें मर्द और औरतें सभी शामिल थे, बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे और उनकी सुर्ख सुर्ख आंखें हैरत व इस्तेजाब की कैफियत से पहल गई थी। वो लोग एक अनजाने खौफ के जेर असर ये तय करके अपने अपने कमरों में लौट चुके थे कि वो रात में बाहर ना निकलेंगे। अलबत्ता खान अतीक शेफ्ता इस प्रोग्राम से इत्तेफाक नहीं कर सके थे और वो खुद राइफल संभालकर नीचे जाने पर बजिद थे, लेकिन सभी अफराद ने उन्हें उनके इस फेल से बाज रखा था। उन सब की जिद पर मजबूर होकर रह गए थे, लेकिन वो भी इस वाकये पर हद दर्जे मुतफक्किर नजर आ रहे थे। उनकी निगाहें अपने उन तीनों बड़े लड़कों पर जम गई जो उनके करीबी बैठे हुए थे। जी हाँ, बैक वक्त उन तीनों की जुबान से निकला, इस हवेली में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी मर्जी के बगैर यहाँ किसी ने कदम रखने का हौसला भी किया हो। यकीनन, लेकिन डैडी, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो एक आसिबी ढांचा था, कोई जीरो इंसान नहीं। खान शेफ्ता के बड़े लड़के रफीकुल्ला ने तवज्जो दिलाई। तुम्हारा ये जुमला दखलदर माकुलात के मुतरादिफ है। खान शेफ्ता ने तेज निगाहों से रफीक की तरफ देखते हुए कहा। जी, उसने नजरें झुका ली। हवेली के तमाम अफराद खान शेफ्ता की आदतों से बखूबी वाकिफ ही नहीं बल्कि उनसे डरते भी थे। वो कोई आसिबी ढांचा ही क्यों ना हो, खान शेफ्ता ने फिर कहा, उसने हमारी इजाजत के बगैर इस हवेली में कदम कैसे रखा? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अब्बा जी। ये आवाज शगुफ्ता की थी, जो उनकी सबसे छोटी लड़की थी। उम्र यही कोई 17 साल की रही होगी। खानदान में तुम ही सबसे ज्यादा दानिशमंद हो। खान शेफ्ता ने उसकी तरफ तारीफी निगाहों से देखते हुए कहा। लेकिन मेरे इस रिमार्क का मकसद ये नहीं है कि घर के बकिया अफराद अक्लमंद नहीं, हालांकि उनमें मैं भी शामिल हूँ। खैर, मैं यहाँ तुम लोगों से एक खास बात और भी कहना चाहता हूँ। खान शेफ्ता ने ठहरते हुए उन सब पर निगाह डाली। मैं पिछले 3 दिनों से ये बात महसूस कर रहा हूँ कि इस हवेली की राहदारियों में रातों को कोई पुरअसरार शख्स मौजूद रहता है, क्योंकि कभी कभी मुझे हल्की सी आहट सुनाई देती है और कभी ऐसा भी लगा था जैसे मेरे कमरे के सामने से गुजरता हुआ कोई शख्स आगे बढ़ गया हो। जवाबन मैंने हर मर्तबा बाहर निकलकर दूर दूर तक देख डाला था, लेकिन मेरे शुबे की तस्दीक नहीं हो सकी थी। मगर अब मेरा ख्याल है कि मेरा वो शुबा गलत नहीं था जिसे तुम लोग आसिबी ढांचे का नाम दे रहे हो सकता है कि वो वही रहा हो, लेकिन इसके बाद भी सवाल ये पैदा होता है कि उसने इस हवेली में कैसे कदम रखा और हमारे बुलडॉग को चीरकर क्यों फेंक दिया। इस मर्तबा खान शेफ्ता की पहली बेगम नरगिसी खानम ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। बेगम, आप इन बातों को नहीं समझ सकती, लिहाजा बेहतर है कि आप खामोश रहें। खान शेफ्ता मुंह बनाकर बोले और नरगिसी खानम चुप हो गई। मैं किसी आसिबी ढांचे के वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये बात फ्रेंच में तेजी से कही गई थी और कहने वाली ये खान शेफ्ता की दूसरी बेगम मैडम दी कारसी गुलोर थी,
जो इस वक्त नरगिस बेगम के बराबर लेकिन उनके बाद की कुर्सी पर बैठी थी। इनकी उम्र खान शेफ्ता की बड़ी लड़की के बराबर थी। हमने आपको उर्दू सिखाने पर बहुत कुछ खर्च इसलिए नहीं किया था कि आप हमारे खानदान के दरमियान इस जबान में गुफ्तगू करें जिसे ये लोग न समझ सके। खान शेफ्ता ने जवाब तलब नजरों से उसकी तरफ देखा। मैं शर्मिंदा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अब आप अपने इस जुमले का उर्दू तर्जुमा भी सुना दीजिए ताकि ये तमाम हजरात आपके ख्यालात से मुस्तफिद हो सके। खान का लहजा चुपता हुआ था। हम किसी आसिबे ढांचे के वजूद को तस्लीम नहीं करता। दी गारसी ने कहा। मोहतरमा, आप लाख जदीद हो जाएं, लेकिन कदामत पसंदों के आला ख्यालात की तह तक नहीं पहुंच सकती। जी, वो चौंक कर बोली। जी हाँ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। आप हजारा पाउंड को समझने का दावा करती हैं, लेकिन खाकाई हिंद उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसायद आपको बहरे मुंजम शुमाली की सैर करा देते हैं। इसलिए मुनासिब यही होगा कि आप अपने इन जदीद ख्यालात की रोशनी से अंधेरा फैलाने की कोशिश न करें। मारे गुस्से के दिग्गार से ग्लोर का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो भी छत की तरफ देखने लगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था। खान शेफ्ता ने उन सबको मुखातिब किया। इस हवेली में आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं हुई थी, फिर अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। ये उनके दूसरे लड़के की आवाज थी जिसका नाम नजीबुल्ला था। इजाजत है। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि इस हवेली में आज तक इस किस्म की कोई बात नहीं हुई थी, फिर अब ऐसा क्यों हुआ? तो इस सिलसिले में हमें यह भी फरामोश नहीं करना चाहिए कि हमारी ये हवेली बरसों वीरान भी पड़ी रही है और वीरानों की खाली इमारतों में चाहे वो जिन हो या आसेब अपना कब्जा जमा लेते हैं। ठीक है कि हमारी ये हवेली बरसों खाली और वीरान पड़ी रही है और यहाँ तक कि इसके मुख्तलिफ दरवाजों में लगे हुए कुफल भी जंग आलूद हो चुके थे। अब अगर इस वीरान और खाली हवेली में बकौल तुम्हारे जिन और आसिफ सुकूनत इख्तियार कर चुके हैं, तो उन्हें इसका होश 1 साल बाद आया है कि अब हम लोग उनकी जगह इस हवेली में आबाद हो गए हैं। इस गुजरे हुए 1 साल के तवील अरसे के मुतालिक तुम क्या जवाब पेश करोगे? खान शेफ्ता ने सवालिया नजरों से नजीब को देखा। मेरे पास कोई माकूल जवाब तो नहीं, लेकिन नहीं, जब तुमने इस किस्म का ख्याल हमारे सामने पेश किया था, इसकी तायद के लिए तुम्हारे पास कोई माकूल जवाब भी जरूरी था। और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम्हारे ख्यालात सतही होते हैं। जब हम तुम्हारी उम्रों के थे और कभी इत्तेफाकन बुजुर्गों की सोहबत में बैठना नसीब होता, तो भी तुम्हारी तरह कभी दखल दर माकूलात से काम नहीं लेते थे। अगर इत्तेफाकन किसी मामले में अपने ख्यालात पेश करना होते तो उस वक्त तक जबान नहीं खोलते जब तक कि माकूल दलाइल जहन में ना होते। खान ने कहा। बेहतर है, मैं आइंदा अपनी जुबान बंद रखूंगा। उसने नर्वस होते हुए कहा। नहीं, अगर तुमने अपनी जुबान बंद रखी और सभी से गुफ्तगू का सिलसिला खत्म कर दिया तो तुम्हारी सेहत बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें मौलिक खोलिया हो सकता है और उसके बाद जुनून। नजीबुल्ला बोल पड़ा। गुड। खान शेफ्ता उसे तारीफी नजरों से देखते हुए बोले। नजीबुल्ला ने सर झुका लिया। दूसरे अफराद भी नर्वस होकर कशमकश के शिकार थे। इस खानदान का हर वो शख्स जो गुज़िश्ता रात के वाकये के सिलसिले में अपनी राय देना और किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था, महज ये सोचकर खामोश था कि खान शेफ्ता के सामने कुछ कहना और अपने आप को मजाक बनवाने से क्या फायदा। लेकिन मौजू की पुरइसरारियत इस अम्र की मुतकाजी थी कि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पर पहुंचकर आइंदा के लिए कोई फैसला कुन कदम उठाया जाए। कुछ देर की खामोशी के बाद खान शेफ्ता की पुरवकार आवाज फिर उभरी। क्या बात है, तुम सब लोग गर्दनें लटकाए क्यों बैठे हो सकता है कि ये ढांचा हमारे खानदान में से किसी एक कर रहा हो और अब वो हमारे यहाँ सुकूनत इख्तियार कर लेने के बाद हमें किसी अहम राज से वाकिफ करना चाहता हो। ये कहते हुए खान ने एक तवील सांस ली, फिर बोले। हमारी जुबान से इस किस्म की बातें सुनकर शायद तुम सब लोग ये सोचने लगे होगे कि इस वक्त हमारी ज़हनी कैफियत दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना सरहन गलत होगा। मैं तुम सबकी तवज्जो एक ऐसे हादसे की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसका इल्म इस वक्त वालिदा मोहतरमा के अलावा और किसी को नहीं, और वो ये कि जब ये हवेली ज़ेर तामीर थी, इन्हीं दिनों हमारे चाचा नवाब मुशफिकुल्लाह मरहूम इस हवेली को अपनी निगरानी में तामीर करा रहे थे। यानी वो हर जुम्मे के दिन यहाँ आते और तामीर के सिलसिले में जरूरी हिदायतें देते और लौट जाते। फिर एक मर्तबा जबकि हवेली के उगबे हिस्से की बुनियादें खोदी जा रही थी, वो वहां से पुरइसरार तौर पर गायब हो गए। हद तो ये है कि वहां जो मजदूर काम कर रहे थे वो भी ये तक न बता सके कि वो चंद लम्हात के अंदर अंदर कहाँ गायब हो चुके थे, जबकि इस अम्र की पूरी तस्दीक हो गई थी कि वो हवेली के ज़ेर तामीर इलाके से बाहर नहीं निकले थे। खान के लहजे की संजीदगी और पुरवकार आवाज ने
उन सबको और ज्यादा इस्तेजाब में डाल दिया। इस नई दिलचस्प इत्तला पर वो लोग एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देख रहे थे और खान शेफ्ता की निगाहें उन तमाम चेहरों का बगौर जायजा ले रही थी। आज दिन में भी बारिश होती रही थी, कभी तेज और कभी कम। आसमान को सियाह बादलों ने इस तरह छुपा रखा था जैसे वो कई दिन तक इस सूखी जमीन की प्यास बुझाते रहेंगे, जो इन बरसात के दिनों में भी अरसे से उनकी आमद और रहमतों के लिए तरस गई थी। हवेली के अफराद में से बेशतर अपने अपने कमरों में सो गए थे और फिर सहपहर ढलते ढलते बेदार हो गए थे, क्योंकि उनकी रात शब बेदारी में कटी थी और आने वाली रात इम्कानी खतरात को अपने साथ लेकर उनके सरों पर किसी खौफनाक भूत की तरह सवार होने वाली थी। लेकिन इन अफराद में से चंद ऐसे भी थे जो अपने अपने कार्य लेकर शहर चले गए थे। दूसरे तो जल्द ही लौट आए थे, लेकिन नवाब साहब के दोनों लड़के रफीकुल्ला और नजीबुल्ला देर से ही वापस लौटे थे, क्योंकि रफीकुल्ला का प्रेस पहुंचना जरूरी था और नजीबुल्ला का अपनी फर्म में, इसलिए ये लोग शाम होते होते वापस लौटे थे। इन लोगों के बरअक्स खान अतीकुल्ला शेफ्ता ने शहर का रुख नहीं किया था। दोपहर में उनकी कार उन तीनों दोस्तों को हवेली में ले आई थी जिन्हें नवाब साहब ने दोपहर के खाने पर मदऊ कर लिया था। उनमें किसी की उम्र भी 50 साल से कम नहीं रही थी। चूंकि ये सब बेफिक्रे थे, इसलिए तनव तोश के एतबार से भी इन तीनों की शख्सियतें भारी भरकम और बारवाब थी। मौलवी जलालुद्दीन हजरत बैक वक्त हाफिज व शायर और दीनी कुतुब का एक बहुत बड़ा प्रेस कायम कर रखा था। दूसरे एक रिटायर्ड कर्नल सैयद मोहम्मद अली थे और अब्दुल गफूर मेक्श थे। ये आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपलशिप से कोई 2 माह कबल ही रिटायर्ड हुए थे। तीनों खुश मिजाज और शिकार के बेहद शौकीन थे और बिला नागा नवाब साहब के यहाँ आया करते थे। ये उनके साथ दीगर प्रोग्रामों में शरीक हुआ करते थे। इस वक्त रात के 10 बजे थे। नवाब साहब इन तीनों को ड्राइंग रूम में छोड़कर जनान खाने में चले आए और सबको मुख्तलिफ हिदायतें देकर वापस लौट आए। उनकी हिदायतों की नौयत कुछ इस किस्म की थी कि वो सब 11 बजे के बाद अपने अपने कमरों में तेज रोशनी वाले बल्ब रोशन न रखे और दरवाजे बंद करके उन्हें एहतियात से चेक कर ले। खिड़कियां भी खुली ना रखी जाए, अलबत्ता हवेली के अंदरूनी हिस्सों में बल्ब जलने दिए जाएं, जिनकी रोशनी हवेली से बाहर नहीं जाती थी। अपने लड़कों और दूसरे अजीजों को भी वो इसी किस्म की हिदायतें पहले ही कर चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात की इजाजत दे दी थी कि वो अपने कमरे की तारीकी में से बाहर झांक कर देख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें ड्राइंग रूम में आकर मुत्तला कर सकते हैं। ड्राइंग रूम हवेली के निचले और मगरिबी हिस्से में था और उस कमरे की खिड़कियों से सदर दरवाजे पर भी निगाह रखी जा सकती थी। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन ज्यादा तेज नहीं थी। तारीकी लम्हा ब लम्हा तेज से तेज तर होती जा रही थी और इस वीरान इलाके में झिंगुरों की आवाजें एक अजीब तरह का शोर पैदा किए हुए थी। इसके अलावा माहौल कल की तरह ही भयानक था और हर तरफ गहरी पुरअसरार तारीकी मुसल्लत थी। ये माहौल यहाँ के मकीनों के लिए इस वजह से भी हद दर्जे पुरअसरार और खतरनाक हो गया था कि उन्हें रात के वाक़ये ने कुछ कम खौफजदा नहीं किया था। ड्राइंग रूम रोशन था और अभी अभी एक मुलाजिम चाय की ट्रे मेज पर रखकर वापस हो गया था। नवाब साहब, अचानक जलालुद्दीन हजरत की आवाज उभरी। हमने बहुत सी आसिबी वाकयात सुने और देखे हैं, लेकिन ये वाकया अपनी नौयत के एतबार से बिल्कुल अनोखा है। कम्बख्त ने आपके बुलडॉग की टांगे चीर कर फेंक दी। कितनी हैरत अंगेज बात है। ये कहते हुए जलालुद्दीन ने चाय के कप की तरफ तवज्जो दी। खैर, अगर ऐसी ही हैरत अंगेज बात आज फिर हुई तो आप देख लीजिए, मैं इस उम्र में भी उससे जोर आजमाई किए बगैर न चुकूंगा। ये कहते हुए कर्नल मोहम्मद अली ने अपनी मूंछों पर बल देना शुरू कर दिए। अरे रहने दो कर्नल साहब, अब्दुल गफूर मिकश ने मुस्कुराते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैदान जंग और चीज है और किसी आसिफ के मुकाबिल जमना और बात है। मैंने तो ये देखा कि ऐसे मौके पर अच्छे अच्छे जयालों के छक्के छूट जाते हैं। अरे नहीं साहब, कर्नल ने अपनी जगह पहलू बदलते हुए कहा। दूसरी जंग अजीम के मौके पर हमें एक ऐसे गार में 3 रातें भूखे प्यासे रहकर गुजारना पड़ी थी जिनमें हड्डियों के पिंजरों के अलावा और कुछ नहीं था, और आप शायद नहीं जानते। कर्नल ने प्रिंसिपल पर नजर डालते हुए अपना बयान जारी रखा। वो तमाम के तमाम हड्डियों के पिंजर इंसानों के थे। ये तो कोई खास कारनामा नहीं हुआ कि आपने इन पिंजरों के दरमियान अपने दिन काटे। प्रिंसिपल अब्दुल गफूर ने उनकी बात काटते हुए नवाब शेफ्ता की तरफ देखा। अरे आप सुनिए तो सही जनाब,
कर्नल मोहम्मद अली ने तेजी से कहा। दूसरी रात जब हम लोग अपना बचा कुचा खाना खाकर प्यासे ही इन पिंजरों पर लेट रहे, अचानक उनमें से एक ढांचे ने जमीन से उठना शुरू कर दिया। मैं नीम गनुदगी की हालत में था, लेकिन मेरे साथी शायद जाग रहे थे। उन्होंने अंधेरे के बावजूद ये चीज महसूस कर ली थी। उन लोगों ने फौरन मुझे आवाज दी और सूरत हाल से आगाह किया। फिर क्या था, मैं उस ढांचे के मुकाबले डट गया। बकिया सिपाहियों की गुग्गी बन गई थी। खुदा झूठ न बुलवाए, उस कमबख्त ने मुझ पर इंसानों की तरह छलांग लगाई थी। नतीजे में बकायदा तौर पर दस्ती जंग शुरू हो गई। कभी वो मुझे जेर कर लेता और कभी मैं उसे। ये कुश्तीनुमा जंग रात के 3 बजे तक चलती रही और आखिर में मैंने उसे अपने दोनों हाथों पर उठाकर इस जोर से सर के बल फेंका कि उसकी तमाम हड्डियां बिखर गई। फिर वो दोबारा नहीं उठ सका। ये कहते हुए कर्नल ने फिर से अपनी मूंछों पर फकरिया अंदाज में ताव देना शुरू कर दिया। कर्नल साहब, आपकी चाय ठंडी हो रही है, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसिपल अब्दुल गफूर जो चाय पी चुके थे और अब जेर लब मुस्कुरा रहे थे, कुछ सोचते हुए कहने लगे। हम आपको एक वाकया सुनाते हैं कर्नल साहब, जिसे सुनकर आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने आपसे ज्यादा जिंदगी और जानदारी का सबूत दिया है। सुनाइए, शायद तस्लीम करने के इम्कानात नजर आए। कर्नल ने इस तरह बाहर देखते हुए कहा जैसे उसने अगले किस्से को कोई अहमियत न देने का मुसम्मम इरादा कर लिया हो। ये वाकया अब से कोई 5 साल कबल का है। बरसात के दिन थे और शहर के करीब बहने वाली नदी में जबरदस्त बाढ़ आई हुई थी। रात 9-10 बजे के करीब शहर में ये बात हर तरफ फैल गई कि इस मर्तबा नदी में इतनी जबरदस्त बाढ़ आ गई है जो पिछले 15 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ रही है और नदी के ऊपर जो लाल पुल है वो अनकरीब जेर आब हो जाएगा। जरा ख्याल रहे कि ये लाल पुल रेलवे लाइन से ताल्लुक रखता था और उसकी ऊंचाई तकरीबन 150 फीट थी। जी हाँ, इस पल को मैंने बारहा देखा है। आप अपना बयान जारी रखिए, कर्नल ने इस अंदाज में कहा जैसे वो प्रिंसिपल की बातों से बोर हो रहा हो। अचानक हमारे बंगले पर कॉलेज हॉस्टल का वार्डन निहायत बदहवासी के आलम में आया और उसने इत्तला दी कि हॉस्टल के 15-20 लड़के हॉस्टल की पाबंदियों को खैर आबाद कहते हुए नदी की बाढ़ देखने चल दिए हैं, वो भी उसी पुल की तरफ जो बरसात के दिनों में हद दर्जे खतरनाक समझा जाता था। ये कहते हुए प्रिंसिपल ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला था। फिर एक सिगरेट सुलगाने के बाद उन्होंने कर्नल पर इस तरह अपनी निगाहें डालते हुए कहा जैसे वो उनके कारनामे पर बाजी ले जाने के लिए तैयार हों। मैंने इस इत्तला पर सबसे पहले खुद नवाब साहब को फोन किया और उस तरफ जाने का इरादा जाहिर किया ताकि तलबा को वहां से लाया जा सके, लेकिन नवाब साहब ने मुझे मशवरा दिया लाल पुल का इलाका खतरे से खाली नहीं, इसलिए उधर न जाओ। लेकिन मजबूरी थी, मामला तलबा का था। चुनांचे मेरी जिद पर नवाब साहब ने मेरे इरादे से इत्तेफाक किया और खुद भी मेरे हमरा उस इलाके की तरफ रवाना हो गए। फिर हम लोग एक दरख्त के नीचे कार खड़ी करके उस खतरनाक पुल की तरफ चल पड़े। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवाओं के तेज झक्कड़ कदम उठाना दुश्वार किए हुए थे। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे और जैसे ही हम लोगों ने पुल पर कदम रखा, वैसे ही एक अनजाने खौफ का एहसास हमें घेरने लगा। मैं टॉर्च रोशन किए हुए आगे आगे चल रहा था। नवाब साहब और होटल का वार्डन पीछे पीछे थे। नीचे नदी की तुगयानी की हालत दिल दहला देने वाली थी और उसकी सैलाबी सतह पुल से बमुश्किल 8-10 फीट नीचे ही होगी, लेकिन पानी उछल उछल कर पुल के ऊपर भी आ रहा था। जब हमने पुल का निस्फ फासला तय कर लिया और टॉर्च की रोशनी दूसरे सिरे की तरफ फेंकी तो अजीब खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पुल के उस सिरे पर हॉस्टल के तमाम लड़के हमारी तरफ रुक किए खौफ व दहशत में गिरफ्तार थे और उनसे कुछ फासले पर हमारे उस तरफ ही एक देवकामत काला साया नंग धड़ंग खड़ा हुआ उन लोगों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। टॉर्च की रोशनी पर उसका रुख हम लोगों की तरफ हो गया और वो रेलवे लाइन के दोनों सिरों पर अपने पैर जमाकर खड़ा हो गया। मैंने सबसे पहले लड़कों को अपनी आमद की इत्तला दी और दबंग आवाज में उनसे कहा कि उन्हें घबराने या खौफजदा होने की जरूरत नहीं, मैं खवाजत के इस पुलंदे को अभी उठाकर फेंक देता हूँ। ये कहकर अब जो मैंने उस काले देवकामत साए पर टॉर्च की रोशनी डाली तो मुझे यकीनन ठंडा पसीना आ गया क्योंकि उसका सर गायब था। नवाब साहब ने फौरन कहा, प्रिंसिपल साहब, ये वही काला भूत है जिसके मुतालिक हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। आप हटिए, मैं इसके मुकाबिल पहुंचता हूँ। लेकिन मैंने नवाब साहब को रोक दिया क्योंकि इन दिनों नवाब साहब नजले का शिकार थे। अलबत्ता टॉर्च नवाब साहब की तरफ बढ़ा दी ताकि वो रोशनी किए रहें।
खूब, बहुत खूब। मौलवी जलालुद्दीन ने तारीफी नजरों से उनकी तरफ देखा। अब जनाब, सूरत हाल ये थी कि मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए उस सरकटे काले भूत की तरफ बढ़ना शुरू किया। लड़कों ने तालियां बजाई, यानी मेरी हौसला अफजाई की, और फिर वो काला भूत भी मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे ललकारा और वो उछलकर मुझ पर झपटा। दूसरे ही लम्हे वो सीने के बल औंधा गिरा। मैंने उसके सीने पर सवार होना चाहा था, मगर वो कमबख्त तेजी से पलटकर मुझे ले गिरा। उसी वक्त नवाब साहब ने आगे बढ़कर उसकी टांग पकड़ ली और इस जोर से उसे अपनी तरफ घसीटा कि मैं उसकी गिरफ्त से न सिर्फ निकल गया, बल्कि फौरन ही उसकी लातें और घूंसे रसीद करना शुरू कर दिए। फिर हम दोनों की लड़ाई ने बाकायदा तौर पर ऐसे दंगल की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें दो पहलवान अपने अपने दांव से अपने अपने हरीफ को चित करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की ये लड़ाई बिला मुबालगा 4 घंटे तक चलती रही। मैंने उसे इस अरसे में कोई 150 मरतबा अपनी पीठ पर उठाकर पटरियों पर पछाड़ा था, मगर वो कमबख्त फौलाद का बना हुआ था। अलबत्ता इतना जरूर हुआ था कि आखिरी वक्त में वो न सिर्फ मेरी ताकत और हौसले मंदी से मरूब हो गया था, बल्कि ये कोशिश भी कर रहा था कि इस किस्से को जल्द खत्म कर दे। और मैं भी इस बात को बखूबी समझ गया कि लाख बज़ाहिर उसके जिस्म पर जख्मों के निशानात ना आए हों, लेकिन वो बहुत बदहवास हो चुका था। फिर हम खुद मुझे भी ये यकीन हो चला था कि इस मर्तबा वो मुझे इस पुर आई हुई नदी में गिराकर ही रहेगा, जिसका पानी लम्हा ब लम्हा बराबर बढ़ता जा रहा था और अब उसकी सतह पुल से 2-3 फीट ही नीचे रह गई थी। मेरा आधा जिस्म पुल से नीचे झूल रहा था और वो मेरे शानों पर हाथ मार मार कर मेरी गिरफ्त कमजोर कर देना चाहता था, जो पुल के छोटे से आहनी सुतून पर मजबूती से जमी हुई थी। लेकिन यहाँ आधे घंटे की कशमकश के बाद मैं वापस ऊपर आ गया। इस मर्तबा वो और ज्यादा खौफजदा होकर 2-4 कदम पीछे हटा। मैंने उसे ललकारा और फिर वो जैसे ही मेरी तरफ झपटा, मैंने झुककर उसे हाथों पर लेते हुए नदी में फेंक दिया, और फेंका भी इस तरह कि वो पुल की आहनी किनारों से टकराता हुआ पानी में गर्क हो गया और उसके बाद फिर कभी नजर न आया। उसके बाद हम लोग तलबा को हिफाजत के साथ वापस ले आए। अलबत्ता मैं इतना जख्मी जरूर हो गया था कि मुझे 1 हफ्ते तक अस्पताल में जेर इलाज रहना पड़ा। मुझे शक है, कर्नल ने मशकूक निगाहों से देखा। नवाब साहब से तस्दीक कर लीजिए, जिन्होंने उस सरकटे भूत की टांग पकड़कर उसे कई फीट पीछे खींच लिया था। लेकिन इस तस्दीक की जरूरत ही पेश न आई। हवेली के घड़ियाल ने अपनी तेज टन टन के साथ 12 बजाए और बाहर से एक बड़े कुत्ते की कुर्राहट की आवाज उभरने लगी। उन सब ने एक दूसरे की तरफ सवालिया निगाहों से देखा। ये कुत्ते की कुर्राहट कैसी है? वो तो कल रात खत्म हो चुका है। कर्नल ने नवाब साहब की तरफ देखते हुए तेजी के साथ पूछा। आज मैंने अपने ब्लड हाउंड को बाहर लॉन में बांध दिया ताकि वो उस पुरअसरार ढांचे की उस तरफ आमद पर हमें इसकी इत्तला दे सके, लेकिन उस पर छलांग न लगा सके। खान का लहजा पुरवकार लेकिन मध्यम था। यह कहते हुए उन्होंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उन सबकी तेज निगाहें गहरी तारीकी में डूबे हिस्सों में उस पुरअसरार ढांचे को देखने की कोशिश करने लगी। बाहर बारिश काफी तेज थी, अलबत्ता हवा की रफ्तार सुस्त थी। बिजलियां कल की तरह तेजी से नहीं चमक रही थी। नवाब खान अतीकुल्ला ने मेज की दराज से रिवॉल्वर निकाल लिया था और उन तीनों ने भी अपनी अपनी राइफलें संभाल ली थी। बाहर से ब्लड हाउंड की हल्की हल्की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। ब्लड हाउंड की गुर्राहट यकीनन तेज रही होगी, लेकिन बारिश के शोर में यह आवाजें बहुत हल्के हल्के यहाँ तक पहुंच रही थी। क्यों न बाहर निकला जाए। खान अतीकुल्ला शेफ्ता की आवाज उभरी। उनका लहजा सरगोशी का सा था। हमें भी कुछ देर और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो अब तक दिखाई नहीं दिया है। यह कर्नल की आवाज थी। क्यों न हम बाहर निकलकर ही उस शैतान के बच्चे को तलाश करें। इस मर्तबा प्रिंसिपल गफूर की आवाज उभरी थी। इस भयानक तारीकी में वो हम पर हमला भी कर सकता है और हम बेखबरी में उसका शिकार भी हो सकते हैं। ऐसे मौके पर हमें अक्लमंदी और होशियारी से काम लेना चाहिए, वरना लेने के देने ना पड़ जाए। हूं, कर्नल ने सर हिलाया। और ये बात भी जहन में रखिए कि आप में से कोई भी इस वक्त तक फायर नहीं करेगा जब तक कि मैं न कहूं। मैं उससे कोई गुफ्तगू करना चाहता हूं। खान शेफ्ता ने उन सबको मुतंबा किया। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि ब्लड हाउंड उसी तरफ मुंह करके कुर्रा रहा है, और ये इस बात की निशानदेही है कि वो आसिबी ढांचा इसी तरफ बढ़ रहा है। खान का लहजा राजदाराना था। वो सब खुली हुई खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे,
जिसमें आहनी सलाखें लगी हुई थी। अचानक बादलों की गरज के साथ बिजली की दूर तक रोशनी फैलती चली गई। वो चारों बुरी तरह घबराकर खिड़की से कई कदम पीछे हट आए। बाहर खिड़की की सलाखों से लगा हुआ वही ढांचा खड़ा हुआ न सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, बल्कि उसका एक हाथ सलाखों के दरमियान से गुजरता हुआ आ गया था। अगर बिजली एक लम्हा बाद चमकती तो इस मुख्तसर से वक्फे में नवाब अतीक खान की गर्दन उसकी गिरफ्त में होती, क्योंकि नवाब सलाखों के बहुत करीब थे और अब लाशऊरी तौर पर वो अपनी गर्दन सहला रहे थे। अचानक कमरा तेज रोशनी में नहा गया। नवाब साहब ने तेजी से कमरे का स्विच ऑन कर दिया था, लेकिन अब वो ढांचा खिड़की की जद से हट गया था और बाहर फैलती हुई कमरे की रोशनी की हुदूद में कहीं उसका पुरअसरार वजूद नहीं था। नवाब खान शेफ्ता ने उन सबको आंखों से इशारा करते हुए बाहर निकल चलने को कहा और फिर वो लोग तेजी से ड्राइंग रूम से निकल आए। राहदारी में आकर खान शेफ्ता ने आहिस्ता से कहा, हम लोग एक दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे और फिर उस तरफ आएंगे। फिर वो चारों बेआवाज कदमों के साथ तेजी से राहदारी से गुजरते हुए एक दालान में पहुंचे और वहां से फिर एक कमरे में दाखिल होकर उसका बैरूनी दरवाजा आहिस्ता से खोला और हवेली से बाहर निकल आए। बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया गया। बाहर निकलते निकलते ही उनके जिस्म तेज बारिश की जद में आ गए, क्योंकि उन लोगों ने बारिश से बचाव के लिए बरसातियों का सहारा नहीं लिया था। बाहर निकलते ही नवाब शेफ्ता ने टॉर्च रोशन कर दी और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर संभाल लिया। उन तीनों ने भी अपनी अपनी राइफलें संभाल ली। सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी खौफ का गलबा कम और तहिर का गलबा ज्यादा था। टॉर्च की रोशनी तेजी से इधर उधर पड़ रही थी और वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। खिड़की के करीब पहुंचते पहुंचते तीनों लोगों ने राइफलें अपने कांधों पर जमा ली, लेकिन खिड़की के आसपास उस ढांचे का वजूद नहीं था। अब इसे किस तरह तलाश किया जाए? नवाब शेफ्ता ने शशो पंच के आलम में कहा और टॉर्च की रोशनी आगे डाली। हमें सामने की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिधर से हम आ रहे हैं वो उस तरफ नहीं गया होगा, वरना उधर आते वक्त वो हम लोगों से जरूर टकरा गया होता। कर्नल बोला। वो लोग सामने वाले हिस्से में इधर उधर लाइट डालते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनमें से किसी को भी ये होश ना था कि वो आसी भी ढांचा उनके दरवाजे से बाहर निकलते ही थोड़े फासले से उनके पीछे चल पड़ा था और इस वक्त भी उन सब की पुश्त पर रहकर उनका साथ दे रहा था। कभी कभी वो हाथ बढ़ाकर पिछले आदमी की गर्दन दबोच लेना चाहता था, लेकिन हर मर्तबा फासला थोड़ा बहुत बढ़ जाता और गर्दन उसकी गिरफ्त में आते आते रह जाती। चलते चलते वो लोग उस जगह पहुंच गए जहां ब्लड हाउंड एक लंबी जंजीर से बंधा हुआ था, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी वो लोग बुरी तरह चौंक पड़े। ब्लड हाउंड बेहोश पड़ा था। शायद वो इससे बेहोश करके इमारत में दाखिल हुआ है और दाएं तरफ बढ़ गया। चलो आगे बढ़ें, खान शेफ्ता ने मुस्तरबाना अंदाज में कहा। वो लोग फिर टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालते हुए आगे बढ़ने लगे। वो पुरअसरार ढांचा बराबर उनका ताक़ुब कर रहा था और बहुत कम कदमों से वो उनका साथ दे रहा था। चलते चलते वो लोग हवेली के पिछले हिस्से की तरफ आ गए थे। अचानक उस ढांचे ने अपनी टांग बुलंद की और दूसरे ही लम्हे प्रोफेसर गफूर जो नवाब के पीछे थे, नवाब को लिए हुए जमीन पर आ गिरे। टॉर्च लुढ़कती हुई दूर निकल गई। बकिया लोगों की जुबान से दबी दबी चीखें निकल गई थी, लेकिन नवाब शेफ्ता ने बड़ी फुर्ती का सबूत दिया और झपट कर टॉर्च उठाते हुए उस ढांचे को रोशनी के जद में ले लिया। मौलवी जलालुद्दीन और कर्नल पहले ही दौड़कर कई कदम आगे निकल गए थे। अब ढांचा एक फैसलाकुन अंदाज में उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था और वो सब लोग फिर से एक साथ जमा हो गए थे। अब सूरत हाल ये थी कि वो उनकी तरफ बढ़ रहा था और ये लोग उस पर नजरें जमाए पीछे हट रहे थे। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि किसे क्या करना चाहिए। वहीं रुक जाओ, नवाब की सख्त आवाज उभरी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा नवाब शेफ्ता ही को पीछे हटना पड़ा। इस पुरअसरार ढांचे की तवज्जो इन चारों में सिर्फ नवाब शेफ्ता पर ही थी। बकिया लोगों की तरफ से उसका रवैया बता रहा था कि वो उन्हें कोई अहमियत ही नहीं दे रहा हो। मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ, नवाब ने दहाड़ते हुए कहा। मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इस हवेली में तुम्हारा वजूद क्या मायने रखता है? तुम मुझे नहीं पहचानोगे। अचानक उसके हलक से पसी पसी तेज आवाज उभरी। लहजा यकीनन गैर इंसानी था, क्योंकि इस आवाज ने अजीब वहशतनाक किस्म का तासुर पेश किया था। बज़ाहिर ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो उनसे बहुत दूर रहकर मुखातिब हुआ हो।
नवाब मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे बाप ने हवेली में, इस हवेली की बुनियादों में जिंदा चुनवा दिया था। क्या तुम अपने चचा को नहीं पहचानते? इस मर्तबा उसकी आवाज में तेज किस्म की गुर्राहट भी शामिल हो गई थी। वो बदस्तूर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और ये सब लोग पीछे की तरफ हट रहे थे। ओ मेरे खुदा, नवाब ने हैरत से कहा, तो मेरा शुबा दुरुस्त निकला। तुमने अभी पूछा था कि मेरी यहाँ मौजूदगी क्या मायने रखती है? जी हाँ, लेकिन नवाब ने घबराते हुए कहा, क्यों ना आप हम लोगों के साथ कमरे में चलकर गुफ्तगू करें। मैंने अपनी जिंदगी में जब भी आपके मुतालिक सोचा है, न जाने क्यों हमेशा आपके लिए हमदर्दियों और नेक ख्वाहिशात का सैलाब उमड़ता महसूस किया है। नवाब शेफ्ता का लहजा गुलूगीर था। लेकिन तुम मेरा फैसला नहीं जानते अतीक। उसके लहजे में सफाकी और गुर्राहट शामिल थी। ओ, तो आपको मेरा नाम भी मालूम है, जबकि मैं आपकी वफात के 20 साल बाद पैदा हुआ हूँ। मैं तुम लोगों के मुतालिक सब कुछ जानता हूँ और तुम मुझे अपने कमरे में ले चलना चाहते हो, लेकिन पहले मेरा फैसला सुन लो। उसके बाद अगर तुमने दोबारा दावत दी तो मैं इनकार ना कर सकूंगा। टावर ने जैसे ही रात के 12 बजाए थे, कैप्टन फैयाज ने अपने 2 मातहतों के साथ हवेली के कंपाउंड के करीब कदम रखा था। इस वक्त वो तीनों सियाह लिबास में थे और गहरी तारीकी में इस तरह छुप गए थे कि अलहदा से उनकी मौजूदगी का या देख लिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ उनकी मौजूदगी की वजह थी ये कि दिन में नवाब शेफ्ता के बड़े साहबजादे रफीकुल्लाह खान ने तन्हाई में मुलाकात की थी और गुज़िश्ता रात के पुरअसरार वाक़ये से उसे मुतला किया था। अपने वालिद की जिद से भी उसे आगाह करना पड़ा था और साथ ही उसने दरख्वास्त की थी कि वो खामोशी से आज रात इस हवेली की या तो निगरानी कराए या खुद मौजूद रहकर सूरत हाल के पेश नजर कोई जरूरी कदम उठाए। चूंकि कैप्टन फैयाज के इस घराने से बहुत करीबी ताल्लुकात थे, इसलिए वो इस अजीब व गरीब केस में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया था। उसकी आमद के सिलसिले में खान रफीक के अलावा और किसी को कोई खबर नहीं थी। यहाँ पहुंचकर उन लोगों ने अचानक ड्राइंग रूम में लाइट जलती देखी थी और ठीक खिड़की से लगे हुए एक इंसानी पिंजर को भी। कमरे के अंदर बैक वक्त 4 आदमी भी दिखाई दिए थे और कैप्टन फैयाज ये सब कुछ देखकर माँ अपने साथियों के हैरतज़दा हो गया था। अब उसकी कोई वजह नहीं रही थी कि रफीक के बयान पर यकीन न करता। इसके बाद उसने उस इंसानी पिंजर को तारीकी में गायब होते और कमरे के चारों आदमियों को भी वहां से हटते हुए देखा था। उसके बाद कैप्टन फैयाज ने अपने दोनों साथियों के हमरा अंदर की तरफ छलांग लगा दी थी और आहिस्ता आहिस्ता उसी सिमत में बढ़ना शुरू कर दिया था। उसके पास टॉर्च मौजूद थी, लेकिन अब तक उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। फिलहाल इस भयानक तारीख रात में उन्हें आगे बढ़ने में एक दिक्कत जरूर पेश आ रही थी कि लॉन की घास में बारिश का पानी भरा हुआ था और वो रह रहकर उनके जूतों में घुस रहा था। फिर उन लोगों ने बाहर टॉर्च की रोशनी देखी और रोशनी जिधर जिधर बढ़ती जा रही थी वो भी फासला बनाए हुए उसी सिमत चलते रहे थे और अब वो कोई 50 कदम दूर अंधेरे में डूबे हुए इस पुरअसरार हड्डियों के पिंजर और उन चारों को देख रहे थे जो किसी तरह टॉर्च से निकलती हुई रोशनी की जद में थे। एहतियात के साथ वो इस बात की भी कोशिश कर रहे थे कि नवाब शेफ्ता और उस आसिबी ढांचे के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी उसे सुन सके और उसके साथ ही वो लोग कुछ आगे बढ़े। हाँ तो मेरे भतीजे, मेरा फैसला ये है। वही पुरअसरार आसिबी ढांचा नवाब शेफ्ता से मुखातिब था कि मैं अपनी मौत का इंतकाम लूंगा और वो भी इस सूरत में कि तुम में से कोई एक जिंदा नहीं रह सकेगा और जब भी मैं इस मनूस हवेली में कदम रखूंगा किसी न किसी की मौत यकीनी तौर पर होगी। अब अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हवेली में दाखिल होने के लिए तैयार हूँ। अचानक बिजली चमकी और गहरी तारीकी एकदम रोशनी में तब्दील हो गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नवाब शेफ्ता ने चीख कर कहा। आपको अपने इस इंतकाम की आग को सर्द करना होगा। जिनसे इंतकाम लेना था जब वही जिंदा नहीं रहे तो उनकी औलादों या उनके खानदान वालों से इंतकाम लेना कहाँ का इंसाफ है। खुदारा आप हम पर रहम कीजिए और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाइए। जवाबन ढांचे के हलक से उबलता हुआ वो कहा इंतहाई खौफनाक था, जिसने बारिश के शोर को भी अपने अंदर जज्ब कर लिया था। मुझे तुम लोगों का यहाँ कितना इंतजार करना पड़ा है और मैं किस तरह अपने आप जहन्नुम बनकर सुलगता रहा हूँ, इसका अंदाजा तुम लोग नहीं कर सकोगे। लेकिन हम लोग यहाँ 1 साल से रह रहे हैं और मैं यहाँ इंतजार के 50 साल बेदारी में गुजार कर 1 साल की गहरी नींद से अब बेदार हुआ हूँ और अब मेरी भटकती हुई रूह तुम लोगों की मौत बनकर हमेशा हमेशा के लिए
मेरे अंदर दहकते हुए जहन्नुम को ठंडा करेगी। तो यह आपका आखिरी फैसला है। नवाब शेफ्ता भी गजबनाक हो चुके थे। यकीनन, लेकिन मेरा इंतकाम अब कल से शुरू होगा, ताकि आज रात तुम सब लोग अपनी अपनी मौत के तस्वुर से कांपते रहो और इस एहसास से मशहूर होकर मैं इस भयानक वीराने में रक्स करता रहूं। इस मर्तबा उस आसिबी ढांचे की आवाज में हद दर्जे सपाकी शामिल थी। अचानक नवाब शेफ्ता ने अपने साथियों से अंग्रेजी में कहा, इसे गोलियों से भून दो। उस आवाज के साथ ही कैप्टन फैयाज और उसके साथी तेजी से जमीन पर लेट गए और उस पुरअसरार ढांचे पर बैक वक्त 3 फायर हुए थे, लेकिन वो अपनी जगह बदस्तूर खड़ा हुआ था। नवाब शेफ्ता एक हाथ में टॉर्च संभाले हुए थे और दूसरे हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर से उसने एक के बाद एक कई फायर झोंक डाले थे और अब रिवॉल्वर खाली हो गया था। अपने हमलों का यह हशर देखकर वो लोग ठंडे पसीने में नहा गए। मौलवी जलालुद्दीन के कांपते हुए होंठ मुमकिन है कोई ऐसी आयत पढ़ रहे हो जो इस आसिफ को खाकस्तर कर दे, लेकिन उसके मुंह से उबलते हुए भयानक कहे बड़े जानलेवा थे। अचानक कर्नल मोहम्मद अली ने अपनी राइफल की नाल पकड़ते हुए उस ढांचे पर कुंदे से हमला किया, लेकिन राइफल का कुंदा ढांचे के करीब से गुजर गया और वो अपने वार के झोंक में ढांचे के बहुत करीब पहुंच गया। फिर दूसरे ही लम्हे में ढांचे का हाथ लहराया था जो कर्नल के गाल पर तमाचे की शक्ल में पड़ा था और वो राइफल अपने हाथों से छोड़कर कई फीट ऊंचा उछलकर वापस अपने साथियों के करीब आ गिरा था। अब मैं जा रहा हूँ, कल से तुम लोग अपनी अपनी मौत के लिए तैयार रहना। ये कहते हुए वो ढांचा उन लोगों की तरफ ही बढ़ा और बहुत तेजी से सब लोग उसकी राह से हट गए। वो उनके दरमियान से निहायत इत्मीनान से गुजरता रहा और आगे बढ़कर उसने पलटकर भी नहीं देखा क्या वो लोग कहाँ हैं और क्या इरादा रखते हैं। लेकिन वो अभी 10-15 कदम दूर ही गया होगा कि खान ने टॉर्च की रोशनी फिर उस पर डाली। वो अपनी जगह रुक गया और पलटते हुए उसकी खौफनाक आवाज उभरी, मैंने सिर्फ आज के लिए और तुम लोगों की जिंदगियां महफूज रहने दी हैं। जाओ और अपनी आने वाली मौत का अभी से मातम करो। लेकिन इस मर्तबा उन चारों ने लपक कर उस ढांचे पर छलांग लगा दी थी। नवाब शेफ्ता के हाथों से टॉर्च छूटकर गिर पड़ी थी और वो चारों एक साथ उस ढांचे पर झपट पड़े थे। लेकिन एक एक लम्हे के बाद वो लोग चीखते हुए उछलते थे और एक दूसरे से दूर जा गिरे थे। फिर ना कोई आवाज उभरी और ना किसी कश्मकश के आसार ही महसूस हुए। फैयाज और उसके दोनों साथी अपने होशो हवास दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे। उनमें यह हौसला भी नहीं था कि वो अब उस आसिबी ढांचे से उलझने की कोशिश करते, क्योंकि वो ये देख ही चुके थे कि उस पर ना तो गोलियों का असर हुआ था और ना बैक वक्त 4 आदमी उसे अपने हमले की जद पर लाकर पछाड़ सके थे। फिर उस ढांचे का इस्तकलाल, उसकी भयानक आवाज और उसके इंतहाई खौफजदा कर देने वाले वजूद के पेश नजर उन लोगों को यह भी तस्लीम कर लेना पड़ा कि इस मर्तबा वाकई किसी आसिबी ताकत का सामना आ पड़ा है और वो इस मामले में उन लोगों की ना तो मदद ही कर सकते हैं और ना इस सिलसिले में हाथ ही डाल सकते हैं, बल्कि फैयाज के दोनों साथी जो अब तक बुरी तरह कांप रहे थे अपनी अपनी जानें बचाकर यहाँ से फौरन निकल जाना चाहते थे। और इसी ख्याल के तहत वो अंधेरे में फैयाज की तरफ सरकने लगे ताकि उसे साथ लेकर यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल भागे। इस वहशतनाक तारीकी और ऐसे पुरकतर माहौल में फैयाज और उसके साथियों को ये होश ही नहीं रहा था कि वो लोग यहाँ कितनी देर सीने के बल पड़े रहे थे। वो तो एक बार फिर बिजली चमकी और उसकी रोशनी में जब उन्होंने ये देखा कि वो चारों इधर उधर पड़े हुए हैं और वो भयानक आसिबी ढांचा उनके करीब नहीं, तब उन तीनों ने किसी हद तक अपने अपने खौफ पर काबू पा लिया और आहिस्ता आहिस्ता जमीन से उठने लगे। उसके बाद कैप्टन फैयाज ने अपनी टॉर्च की रोशनी उन लोगों की तरफ डाली और फिर अपने साथियों की तरफ चल पड़ा। ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी मौजूदगी पर उन चारों पर क्या असर हुआ होगा। उठिए नवाब साहब, फैयाज ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। फैयाज के दूसरे साथियों ने बकिया तीनों की मदद की। उनमें से कर्नल बेहोश हो गया था, लेकिन थोड़ी सी कोशिश के बाद उसे भी होश आ गया। मुझे अफसोस है नवाब साहब कि वो कमबख्त बचकर निकल गया, वरना मैं उसके पीछे लपका था। फैयाज ने अपना रंग जमाने के लिए कहा। वो सब लोग उठ खड़े हुए थे, लेकिन उन सब के लिबास और शक्लें मज़ाक़ केस इसलिए बन गई थी कि वो कीचड़ में लथपथ हो चुके थे और किसी को किसी का होश नहीं था। लिहाजा ये भी नहीं कहा जा सकता था कि उन लोगों ने कैप्टन फैयाज की डेंग सुनी भी थी या नहीं। फैयाज फिर उन लोगों से मुखातिब होकर बोला, आइए हवेली में चले, यहाँ ठहरना मुनासिब भी नहीं है। चलिए, नवाब शेफ्ता ने कहा
और वो सब लोग वापस चल पड़े, थके थके से, मुजमहिल से। दूसरी सुबह कैप्टन फैयाज इमरान के फ्लैट पर जा धमका। इमरान उसे देखते ही चौंक पड़ा। अबे ओ सुलेमान के बच्चे, उसने खड़े खड़े हाँक लगाई और सोफे में इस तरह धंस गया जैसे बड़ी थकन महसूस कर रहा हो। शुक्र है कि तुम मिल गए, फैयाज ने कहा। हाय, तुम कब आए सुपर फैयाज? बको मत। बहुत अच्छा, इमरान सआदतमंदी के साथ बोला। रात में नवाब अतीकुल्ला खान शिफ्ता की हवेली में था। फैयाज ने पहलू बदलते हुए काम की बात शुरू की। मैं जानता हूँ, इमरान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम क्या जानते हो? फैयाज ने उसकी आंखों में झांका। यही कि बच्चों और बीवी के होते हुए भी रातों को इधर उधर भटकते फिरते हो और अब यहाँ मुझ पर सुर्ख आंखों से डोरे डाल रहे हो। क्या तुम संजीदा नहीं हो सकते? एक शर्त पर, अगर तुम मुझे तन्हा छोड़ दो, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। फैयाज बुरी तरह बन्ना गया था। बयान जारी रखो, इमरान बोला। एक अजीब नौयत का केस सामने आया है, अकल तस्लीम नहीं करती और हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। बजा फरमाया, बयान जारी रखो, इमरान ने कहा। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो भन्नाकर उठ खड़ा हुआ। मैं सुलेमान को बुला लेता हूँ, कसूर उसका है, मेरा नहीं। मैं खुद उसे तंग आ गया हूँ, तुम उसी को ले जाओ, मैं वापसी का मुतालबा नहीं करूंगा। इमरान का चेहरा सपाट था। प्लीज इमरान, वो जिद होकर बोला। बयान जारी रहे, अब मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, इमरान ने कहा और फैयाज ने उसे पूरी कहानी सुना दी। इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। हम सब कुछ सुन लेने के बाद फैयाज पर निगाहें डालते हुए उसने कहा, क्या तुमने मुझे लावारिस समझ रखा है कि जहां चाहो धकेल दो? मैं किसी आसिबी ढांचे के चक्कर में नहीं पड़ने वाला, और अगर मैं कुछ ना कर सका तो इस कार कैप्टन फैयाजी ड्राइव कर रहा था। हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंचकर उसने कार का हॉर्न बजाया और जल्दी एक मुलाजिम ने फाटक खोल दिया। फिर फैयाज कार को अंदर लिए चला गया। हवेली के सदर दरवाजे पर नवाब शिफ्ता ने उन्हें रिसीव किया। नवाब की नजरें इमरान को टटोल रही थी, जो एक बेशकीमत सूट में मलबूस अपनी खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के बावजूद निहायत शरीफ और मासूम दिखाई दे रहा था। मिस्टर गजनफर अली एक हफ्ता कबल ही स्कॉटलैंड यार्ड से यहाँ तशरीफ लाए हैं और अब इसी मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं। फैयाज ने इमरान का तारुफ कराया। आइए अंदर चलिए, नवाब शिफ्ता ने कहा। वो दोनों खामोशी से नवाब की रहनुमाई में चल पड़े। नवाब उन्हें लिए हवेली के शानदार हॉल में पहुंच गए। वहां नवाब के तमाम खानदान वाले जमा थे और गालिबन वो लोग नाश्ते से फरागत पाकर गुज़िश्ता रात के वाकयात पर गौर व खौज करके किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए जमा हुए थे। इमरान ने इन तमाम हाजरीन पर नजर डाली और जब उसकी निगाहें लड़कियों पर पड़ी तो उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। फिर वो किसी की तरफ देखने का हौसला न कर सका, बल्कि उसकी निगाहें फर्श पर जम गई थी। अलबत्ता उसकी इस हरकत पर बहुत से लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। नवाब शिफ्ता भी इस उलझन में मुब्तला हो गए थे कि कैप्टन फैयाज ये किस हों को यहाँ पकड़ लाया है, जबकि उसने सुबह फोन पर उन्हें यही इत्तला दी थी कि वो अपने एक ऐसे नवारिद मेहमान को लेकर वहां पहुंच रहा है जो सिर्फ सुराग रिसानी में अपना मुकाबिल नहीं रखता, बल्कि उसकी दानिशमंदी और बहादुरी ने गैर ममालिक की हुकूमतों से भी दाद तहसीन हासिल की है। तशरीफ रखिए, नवाब शिफ्ता ने कहा और वो लोग नवाब शिफ्ता के करीब खाली नशिस्तों पर बैठ गए। उसके बाद नवाब ने इमरान का तारुफ वहां मौजूद तमाम हजरात से कराया और तारुफ के वक्त अपनी जानिब से कोई शानदार अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इमरान की शख्सियत को और ऊंचा उठा दिया। लेकिन इमरान के चेहरे पर पाए जाने वाले तासुरात यही बता रहे थे कि जैसे वो यहाँ इतनों के दरमियान किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। तारुफ खत्म होते होते नाश्ते की ट्रे उन दोनों के सामने लग गई। लीजिए, नवाब शिफ्ता ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। शुक्रिया, इमरान ने मजीद कहा। आप लीजिए ना, हम तो रोज ही लेते हैं। उसके इस जवाब पर हाजरीन में बहुत सौ के हलक से बेतहाशा दबे दबे कह कहे उबल पड़े और नवाब शिफ्ता भी मुस्कुरा के फिर उसे
टटोलने वाली निगाहों से देखने लगे। अब सब लोग अपनी परेशानी भूलकर इस अजूबा रोजगार को दिलचस्पी की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन फैयाज के इशारे पर उसने नाश्ते की तरफ तवज्जो दी। इस मर्तबा जिस चीज पर फैयाज का हाथ पड़ रहा था उसी पर इमरान का, और उसका ये अमल उस वक्त तक जारी रहा जब तक कि फैयाज ने कॉफी का आखिरी घूंट हलक से नहीं उतार लिया। नवाब शिफ्ता ने कैप्टन फैयाज की तरफ सवालिया निगाहों से देखा और फैयाज ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हजरात ने क्या फैसला किया? इन तमाम लोगों ने यही फैसला किया है कि आज शाम होने से कबल ही हवेली खाली कर दी जाए। नवाब ने बताया। मिस्टर गजनफर, आपका क्या ख्याल है? फैयाज ने इमरान से पूछा। ये मौत और जिंदगी का सवाल है, मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ। वैसे मुझे चचा गालिब का एक मिसरा याद आ रहा है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं, गालिब नहीं जिगर। नवाब साहब ने फौरन तस्दीक की, फिर बोले, मैं अपने तौर पर अब तक ये फैसला नहीं कर सका हूँ कि मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। इमरान ने नवाब साहब की तरफ देखते हुए राजदाराना लहजे में कहा, ये हवेली खाली होकर भी आबाद रहेगी। क्यों? नवाब शिफ्ता चौंक पड़े। मैं रात तन्हा यहाँ उसका इंतजार करूंगा। ये आवाज दूसरों तक भी पहुंची और सबकी तेज निगाहें फिर से उसके चेहरे पर जम गई। आप तन्हा यहाँ क्या कर लेंगे? नवाब साहब ने कहा। मैं उसे मायूस नहीं होने दूंगा और मैं आपको यहाँ तन्हा रहने नहीं दूंगा। मेरे साथ कैप्टन फैयाज रहेंगे, इमरान ने कहा। उस वक्त उसकी निगाहें छत पर जमी हुई थी। फिर मैं और मेरे 3 दोस्त भी आपके साथ रहेंगे। इस मर्तबा नवाब के चेहरे पर कुछ ताजगी सिमट आई थी। अचानक इमरान अपनी नशिस्त से उठ गया। फिर वो हॉल के एक सिरे पर पहुंचा और दीवारों का बगौर जायजा लेते हुए पूरे हॉल का चक्कर लगाकर वापस अपनी सीट पर जम गया। सबकी निगाहें उसकी इस हरकत पर जमी रही थी। इमरान ने हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों पर निगाहें डाली और कहा, क्या आप सब हजरात व खवातीन हवेली खाली करना चाहते हैं? वो सब आपस में सरगोशी के से अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करने लगे। उसके बाद खान शिफ्ता की आवाज उभरी, सबका यही फैसला है कि हवेली शाम तक खाली कर दी जाए। जवाब सुनकर इमरान की उंगलियां मेज पर तबला बजाने लगी। सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जे थे। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, इस हॉल में रहकर जो लोग यहाँ रात गुजारना चाहे उनकी जिंदगी की जमानत ये खाकसार ले सकता है। वो सब फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इमरान दोबारा फिर अपनी नशिश से उठ गया और कहने लगा, क्या आप ये पसंद फरमाएंगे कि मैं इस हवेली के कमरों का जायजा ले सकूं? मुझे क्या एतराज हो सकता है? नवाब साहब ने उठते हुए कहा। आप हजरात ये भी सोच लीजिए, इमरान ने कहा, अगर वो वाकई कोई अरवा खबीसा है तो उसका इंतकाम कहीं भी अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है और वो जहां चाहे जिसकी चाहे जान ले सकता है। बात माकूल है, नरगिस बेगम ने कहा, लेकिन ये भी देखने में आया है कि किसी आसिफ ज़दा इमारत को खाली करने के बाद वहां के मकीनों की जिंदगियां महफूज हो गई हैं। आप भी खूब हैं, नवाब साहब की छोटी बेटी शगुफ्ता ने कहा। अभी आपने ये कहा था कि अरवा खबीसा कहीं भी इंतकाम ले सकती है, और अब आप ये भी कह रहे हैं कि किसी आसिफ ज़दा इमारत के खाली कर देने से वहां के मकीनों की जिंदगियां महफूज हो जाती हैं। आप शायद सही मशवरा नहीं देना चाहते। जी हाँ, वजह फरमाया। आज तक किसी ने मेरा मशवरा नहीं माना। इस कमतरीन ने हकीकत के दोनों पहलू आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब आप सब चाहें तो यहाँ रहे और ना चाहे तो शाम तक हवेली के दरवाजे खुले रहेंगे। आप किसी भी वक्त यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। यह कहते हुए वो नवाब साहब की तरफ पलटा। शायद मैंने आपसे कहीं चलने की दरख्वास्त की थी। आप हवेली के बकिया कमरे देखना चाहते थे, तशरीफ ले चलिए। फिर वो तीनों हॉल से चल पड़े। वो लोग एक के बाद एक मुख्तलिफ कमरों में घुसते और निकलते रहे। इमरान हर कमरे का बगौर जायजा ले रहा था। नवाब शिफ्ता ने इस मर्तबा ये बात बखूबी महसूस की थी कि कमरों का जायजा लेते वक्त इमरान के चेहरे पर बरसने वाली हिमाकत रुखसत हो जाती थी और उसकी आंखों की चमक और बढ़ जाती थी। इमरान के चेहरे और मिजाज में लम्हा ब लम्हा जो तब्दीलियां उन्होंने अब तक महसूस की थी, उनकी वजह से नवाब की कशमकश और बढ़ गई थी। कभी वो उसकी अक्लमंदी के कायल होने लगते और कभी वो उससे निरा अहमक तस्लीम करने पर मजबूर हो जाते। हवेली का जायजा लेते वक्त इमरान से ना तो फैयाज ने कोई सवाल किया था और ना नवाब शिफ्ता ने ही गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो लोग यकसर खामोशी रहे हों। कभी कभी नवाब शिफ्ता और फैयाज आपस में गुफ्तगू शुरू कर देते थे। गुफ्तगू का मौजू हवेली में रहने या उसे खाली कर देने से मुतालिक था। पूरी हवेली का जायजा लेने के बाद वो तीनों वापस हॉल में लौट आए। फैयाज ने कहा,
मेरी समझ में ये नहीं आया मिस्टर गजनफर कि किसी आसिबी वाकये के सिलसिले में हवेली के कमरों का जायजा लेने की जरूरत क्यों पेश आई, ताकि अगर रात को जरूरत पड़े तो मैं इन कमरों में से किसी एक में पनाह ले सकूं। इमरान राजदाराना लहजे में बोला, मैं जिन गैर आबाद कमरों को देखना चाहता था, शायद नवाब साहब उन्हें दिखाना भूल गए। इमरान के इस जुमले पर वो सभी लोग बुरी तरह चौंके थे, लेकिन इससे पहले कि नवाब शिफ्ता कुछ कहे, इमरान फौरन ही बोल पड़ा, शायद वो चारों कमरे स्टोर रूम की हैसियत से इस्तेमाल में आ रहे होंगे। आपका ख्याल दुरुस्त है, उनका यही मसरफ है। नवाब शिफ्ता ने तेज निगाहों से इमरान की तरफ देखा। जी हाँ, वो तो मैं पहले ही समझ गया था, लेकिन क्या आप ये बात यकीन से कह सकते हैं कि इस हवेली में तहखाने भी तामीर हुए थे या नहीं? इमरान का ये सवाल बड़ा माकूल था। सब लोग उसकी तरफ हैरत से देख रहे थे कि आखिर वो किस कमाश का शख्स है। कभी कुछ नजर आता है और कभी कुछ। इमरान के सवाल पर नवाब की निगाहें उस पर जमकर रह गई। अब अलग बात है कि वो दोनों अपने अपनी निगाहों के जरिए एक दूसरे को टटोलने की कोशिश कर रहे हों। आखिर चंद लम्हात के बाद नवाब ने कहा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस हवेली में तहखाने तामीर नहीं हुए थे। चलो इस तरफ से तो इत्मीनान हुआ। इमरान ने ठंडी सांस लेना शुरू कर दी। आपकी तहकीक का अंदाज कुछ मुखालिफ सिमतों में जा रहा है। नवाब साहब की आवाज उभरी। यकीनन जनाब, इस सदी में वही जिंदा रह सकता है जो मुखालिफ सिमतों में भागने की कोशिश करे, क्योंकि जमाने की हवा उल्टी चल रही है। इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर बोला, मैं आपको एक वाकये की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब दाढ़ी और मूंछों की वजह से मेरा चेहरा नूरानी दिखाई देता था। मैं अपने उसी दरवेशाना हुलिये में शहजादी सोफिया अतालिन की तरफ से दी गई एक जियाफत में शरीक होने गया था, लेकिन खुदा की पनाह, हॉल में कदम रखते ही बैक वक्त 6 अंग्रेजनियां एक साथ मुझ पर टूट पड़ी। मैं किस किस से मुकाबला करता, आखिर उन्होंने मुझे जेर कर लिया। दो ने मेरे हाथ, दो ने मेरे पैर जकड़ लिए और बकिया 2 सफेद फार्म चुड़ैलों ने मेरी दाढ़ी नोचना शुरू कर दी। मैं अपनी दाढ़ी बचाता और वो दाढ़ी नोचने की कोशिश करती। मुकाबला सख्त था, लेकिन खुदा शहजादी का भला करे कि उन्होंने वक्त पर पहुंचकर मेरी जान बचवाई। बाद में पता चला कि मेरे ही हुलिये के किसी शख्स ने कुछ दिन पहले उन सब बहनों के बंगले में घुसकर न सिर्फ उन तमाम बहनों की बुरी तरह पिटाई की थी, बल्कि वो उनके वो बेशकीमत लिबास भी चुरा कर ले गया था जो उन्होंने इस जियाफत में शिरकत की गर्ज से तैयार कराए थे। अब आप ही बताइए, कितनी उल्टी हवा चल रही है। लोग दाढ़ी रखकर ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। चुनांचे मुझे उसी रात अपनी दाढ़ी मूंछों से हाथ धोना पड़ा। यह कहते हुए इमरान ने एक ठंडी सांस ली। यहाँ इस वाकये के जिक्र का मकसद, अचानक नवाब के तेवर बिगड़ गए। जी वो जमाने की हवा नहीं, आपका मकसद कुछ और था। नवाब शिफ्ता कुर्राकर बोले, आपकी जान की कसम, मैं तो जमाने की हवा। अब आप मेरी कस्में भी खाने लगे। नवाब की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। आप बिला वजह गुस्सा हो रहे हैं, मैंने बरसबील तस्करा। आप इधर आइए। नवाब गुस्से में उठते हुए बोले। सब लोग हैरत से नवाब और इमरान को देख रहे थे। आखिर बात क्या है? फयाज बोला, नहीं कैप्टन, तुम मुदाखलत नहीं करोगे। ये मामला एक मेजबान और मेहमान का है। यह कहते हुए इमरान भी खड़ा हो गया। फिर वो नवाब से बोला, तशरीफ ले चलिए जनाब। फिर वो दोनों दरवाजे की तरफ चल पड़े। सब हक्का बक्का उन्हें वहां से बाहर जाते हुए देख रहे थे। बको, बाहर आकर नवाब गुर्राया, नहीं, आप शरीफों की जुबान इस्तेमाल करें, तब मैं उस वाकये के मकसद बताऊंगा। इमरान बोला, अच्छा अच्छा, आप बयान कीजिए। नवाब ने नर्म होकर कहा, शहजादी सोफिया अतालिन की जियाफत में खुद मैं भी शरीक था, जिसमें उन 6 लड़कियों ने अचानक आप पर हमला कर दिया था। और अगर आप जरा अपने जहन पर जोर दे तो आपको याद आ जाएगा कि उनसे निजात दिलाने वाला मैं ही था, और मैं ही आपको वहां से निकाल ले आने में कामयाब हुआ था, वरना जमीका थ्रिल ने आपको जलील करने की जबरदस्त साजिश की थी। ओ, तो वो आप थे मिस्टर गजनफर? नवाब ने चौंक कर कहा, हाँ, वो यही चाहती थी कि तमाम मौजूदीन की मौजूदगी में उन नाजायज ताल्लुकात की बिना पर आपको इस बात पर मजबूर कर दे कि वहीं आप उसे शरीक जिंदगी बनाने पर मजबूर हो जाए। ओ, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि दूसरे दिन क्या हुआ। नहीं, मैं स्कॉटलैंड यार्ड के लिए उसी रात रवाना हो गया था। मुझे उससे सिविल मैरिज करना पड़ी। हाय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इमरान ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम वही सुन रहे हो जो हकीकत है। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? हाय,
क्या जम्मी का थ्रिल वहां हॉल में मौजूद थी? इमरान ने पूछा। हाँ, अलबत्ता वो हम लोगों की तहजीब में ढल गई है। न वो फैशन रहा और न ही वो लिबास। लेकिन वो तो, इमरान ने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, वो एक अच्छे किरदार की लड़की थी। उन दिनों फ्रांस में फैशन के तौर पर यह वबा फैली हुई थी कि जवान दोशीज़ाएं बूढ़ों से इश्क करना पसंद करती थी। और मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था वहीं से उस रोमांस की इब्तिदा हुई थी। फिर उसने मुझे हर कीमत पर हासिल करने के लिए वो चाल चली थी। ओ, तो ये मामला था। हाँ, लेकिन आखिर इस तस्करे का मकसद क्या था? नवाब ने पूछा। मकसद सिर्फ इतना था कि मैं आपको ये याद दिला दूं कि कभी मेरी और आपकी मुलाकात हो चुकी है। हाँ, ये गलती मुझसे जरूर सरसद हुई कि इस वाकये का जिक्र मैंने सबके सामने कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई बहाना तराश लूंगा, लेकिन इस वाकये की असलियत से किसी को आगाह न करना। आप इत्मीनान रखिए, आइंदा मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ चल पड़े। इमरान का जहन नवाब की उस दाढ़ी को याद कर रहा था जो अब मौजूद थी। हो सकता है कि नवाब ने उसे फ्रांस में पलने फूलने का मौका दिया हो। ये हजरत भी अजीब दिलचस्प शख्सियत के मालिक है। नवाब ने अपने खानदान के अफराद को मुखातिब करते हुए कहा। इन्होंने मेरे एक दोस्त का किस्सा इस तरह कुछ तोड़ मरोड़ कर सुनाया कि मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन उस वाकये का तस्करा इन्होंने महज इसलिए किया था कि मैंने पहचान लूं कि एक मर्तबा इनकी मेरी मुलाकात हो चुकी है। नवाब ने कहा और सब लोगों के चेहरों पर इत्मीनान की परछाइयां नाचने लगी। बहरहाल अब हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ फैसला कर लेना चाहिए, नवाब के साले ने कहा। मुझे ऑफिस पहुंचना है, फैयाज ने घड़ी देखकर इमरान से कहा। इमरान भी उठ गया। फिर हम लोगों को क्या फैसला करना चाहिए? नवाब ने फैयाज से मालूम किया। यह आप हजरात पर मुनहसिर है, मैं इस मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। रहा सवाल हम लोगों का, तो हम आज रात किसी न किसी तरह इस मामले के नतीजे पर पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। शुक्रिया, नवाब ने कहा। फिर वो लोग वहां से निकलकर बाहर आ गए और कार में बैठ गए। क्या मामला है? फैयाज ने पूछा। इमरान ने उसे उस वाकये की तफसील सुना दी। लेकिन नवाब को ताव दिलाने की क्या जरूरत थी? बस यूं ही। नहीं, तुम कुछ छुपा रहे हो। हिमाकत की बातें मत करो। अब तुम्हारा तरीक़ाकार क्या होगा? ये तो अपने फरिश्तों के इल्म में भी नहीं। मैं तुम्हें कहाँ उतारूं? जहां पहला चौराहा नजर आए। फिर इमरान पिछली सीट पर होकर उंगने लगा। फैयाज समझ गया कि अब उससे मजीद पूछगुछ बेकार है। कुछ देर बाद कैप्टन फैयाज ने कार एक चौराहे के करीब रोक दी। उतरो, उसने कहा। सुपर फैयाज, तुम कुछ बोल रहे हो, इमरान ने कहा। तुमने पहले चौराहे पर उतरने के लिए कहा था। नहीं, मुझे अपने फ्लैट पर पहुंचना है। ये पहले ही कह दिया होता, इस तरफ लाने की क्या जरूरत थी? फैयाज ने एहतजाज करते हुए कार आगे बढ़ा दी और फिर वो उसे उसके फ्लैट तक पहुंचाकर अपनी कार आगे बढ़ा ले गया। इमरान जैसे ही अपने फ्लैट में दाखिल हुआ, जोसेफ से टकराया। अबे वो चांदनी रात की औलाद अब मुझसे टकराने का इरादा रखता है, इमरान ने उसे डांटा। नहीं बॉस, आपने खुद मुझसे टकराने की कोशिश की थी। क्या शाम होने तक तेरे नूरानी चेहरे पर दाढ़ी नहीं उग सकती? इमरान ने कहा। आपका इरादा क्या है बॉस? जोसेफ ने पूछा। मैंने एक वीराने को चैलेंज किया है, वहां तेरा मुकाबला एक मरियल ढांचे से होगा। क्या तू उसके लिए तैयार है? मैंने ख्वाब देखा है बॉस। अब तो दिन में भी ख्वाब देखने लगा। शायद तुझे नहीं मालूम कि ख्वाब रात के ही सच्चे होते हैं। लेकिन मैं बेदार दिन में हुआ था बॉस, इसलिए वो ख्वाब रात ही से ताल्लुक रखता है। हाँ, तो तुझे एक मरियल ढांचे से मुकाबला करना है। अगर तू इस मुकाबले में जीत गया तो मैं तुझे हसीना आलम के बैनुल अक़वामी मुकाबले में शरीक कराऊंगा। मैंने ख्वाब में बहुत से गिद्ध देखे थे बॉस, जो आपके इर्द गिर्द चक्कर काट रहे थे। मैं आज रात आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन उस ढांचे ने तेरे पूरे खानदान को चैलेंज कर दिया है। अगर इस चैलेंज का जवाब देने की हिम्मत तुझमें नहीं तो फिर मुझे ही उससे निपटना होगा। मैं किसी पहाड़ से टकरा सकता हूँ, मगर किसी मरियल ढांचे से नहीं। क्या तुम मरियल ढांचे की मानी समझ गया है? समझ गया हूँ बॉस, इसीलिए आपको भी वहां नहीं जाने दूंगा। अब तो कुछ ज्यादा ही समझदार हो गया है। खैर, मैं खुद ही चला जाऊंगा। आप नहीं मानते तो मैं चलूंगा, जोसेफ ने कहा और इमरान उसे वहीं छोड़कर प्राइवेट फोन वाले कमरे में चला आया। फिर वो ब्लैक जीरो के नंबर डायल कर रहा था। X2 स्पीकिंग। सिलसिला मिलने पर उसने आवाज बदलकर कहा, सफदर और जूलिया को गुलमर्ग हवेली के आसपास का जायजा लेने के लिए रवाना कर दो। फिर वो हवेली के जाए वकू के मुतालिक बताने लगा। कुछ देर के बाद उसने फिर कहा, लेकिन वो दोनों टूरिस्ट मेकअप में होंगे। मुझे 4 बजे रिपोर्ट चाहिए।
फिर उसने दूसरी तरफ के जवाब का इंतजार किए बगैर राब्ता मुनक़ते किया और कमरे से निकल आया। जोसेफ फिर उसके सामने था। मैं सख्त एहतजाज करता हूँ बॉस, मुझे कोई एतराज नहीं। इमरान ड्राइंग रूम में घुस गया। जोसेफ भी उसके पीछे लगा हुआ था। मेरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं उग सकती, वो बहुत गुस्से में था। मुझे भी नहीं, नहीं, मैं मर्दों के बालों से दूर ही रहता हूं, लेकिन तेरा मुकाबला एक मुर्दे से है प्यारे। क्या? जोसेफ घबराकर कई कदम पीछे हट गया। मैं तेरे जज्बात का एहतराम करता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि तुझ पर कोई आसमानी बला नाजिल नहीं होगी। मैं सब कुछ कर सकता हूं मगर ये नहीं कर सकता। अब इमरान को गुस्सा आ गया था। नाराज मत हो बॉस, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। जोसेफ घबराकर बोला। दफा हो जाओ, इमरान ने कहा और जोसेफ चला गया। बरसात के दिन चल रहे थे। शामी से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी और रात की बढ़ती हुई तारीकी के साथ ही पानी तेजी से बरसना शुरू हो गया था। दिन में फैयाज ने इमरान को तलाश करना चाहा था, लेकिन हर मर्तबा जब भी फैयाज का फोन आया तो सुलेमान ने उसे इमरान की गैर मौजूदगी ही की इत्तला दी थी। ये अलग बात थी कि इमरान फ्लैट पर ही मौजूद रहा हो। इस वक्त रात के 10 बजे थे। फैयाज और इमरान रेनकोट पहने पैदल चल रहे थे और उन दोनों के पीछे पीछे जोसेफ चल रहा था। हवेली से कोई 1 मील दूर रहकर इमरान की हिदायत पर फैयाज ने कार वापस शहर की तरफ भिजवा दी थी और उसके बाद ये तवील सफर पैदल ही शुरू हो गया था। इमरान रात 9 बजे के बाद खुद ही फैयाज से जा टकराया था और फैयाज ने उसके इस तरह मिल जाने पर इत्मीनान का इजहार किया था। उसके साथ ही वो इमरान के फ्लैट पर आ गया था। वहां से चलने से कबल इमरान ने फैयाज को बहुत जिद किया था। इमरान नहीं चाहता था कि वो इस किस्म के किसी आसिबी चक्कर में पड़े, लेकिन फैयाज हर मर्तबा अपनी इज्जत का सवाल सामने लाकर खड़ा कर देता। फिर कई बार ये भी नौबत आई थी कि फैयाज ने उसे तरह तरह से धोस भी दी थी, जिस पर इमरान और भी चिरकता होता रहा था। नतीजे में फैयाज ने उस हरबे को भी अपने पास रखकर उसे अपनी दूसरी हिकमत अमली से राह रास्त पर लाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका क्या इलाज कि वो इन 1.5-2 घंटों में इमरान की हिमाकतों से इस तरह बोर हो गया था कि बार बार उसका जी यही चाहता था कि या तो वो अपने बाल नोचने लगे या इमरान पर चढ़ाई कर दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था। समझौता इस बात पर हुआ था कि फैयाज सुलेमान को कल फिल्म देखने के लिए टिकट के पैसे देते और फैयाज ने ऐसा करके अपनी बोरियत खत्म कर ली थी। फिर वो लोग वहां से चल पड़े थे। रास्ते में फैयाज ने जोसेफ की मौजूदगी पर सवाल किया था। उस पर इमरान ने अकड़ते हुए जवाब दिया था, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आखिर फैयाज ने उसकी ये शर्त भी मान ली थी कि जोसेफ भी साथ चलेगा। चलते चलते वो लोग हवेली के सदर दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन वो लोग सदर दरवाजे से हटकर चार दीवारी के सहारे आगे बढ़ गए थे। फिर इमरान के इशारे पर उन लोगों ने चार दीवारी पलांग कर दूर तक फैले हुए लॉन पर कदम रखा। दूर तक गहरी तारीकी फैली हुई थी, लेकिन हवेली के तमाम कमरे तेज रोशनी में डूबे हुए थे, मगर खिड़कियों के शीशों से झांकती हुई रोशनी की जद पर कोई इंसानी परछाइयां दिखाई नहीं दे रही थी। सुपर फैयाज, इमरान ने रुकते हुए आहिस्ता से सरगोशी की। तमाम हवेली में रोशनी बिखरी हुई है, ये तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि हवेली के तमाम लोग फरार हो चुके हैं या यही अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। मुझे खुद भी नहीं मालूम, क्योंकि मैंने दोबारा उन लोगों से ताल्लुक कायम नहीं किया था, जबकि तुम्हें ताल्लुक कायम करके बाखबर रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि मामला तुम्हारी इज्जत का है। फैयाज खामोशी रहा। चलो अंदर ही चलकर देख ले, इमरान ये कहते हुए हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली का सदर दरवाजा अंदर से बंद था। क्या ख्याल है? फैयाज ने पूछा। यहाँ वो लोग अंधेरे ही में थे। उधर हॉल के बाहर वाली खिड़की की तरफ चलो। अगर वो इस हवेली को खाली करके नहीं गए होंगे तो सब के सब यकीनन हॉल ही में मौजूद होंगे। क्या ख्याल है प्यारे भाई? इमरान ने कहा। मगर मगर कुछ नहीं, जो कहता हूँ आंख बंद करके उसे मान लो। सुपर फैयाज दहकानी। इमरान उसकी बात काट कर बोला। अच्छा, फैयाज ने कहा, और फिर वो तीनों वहां से हटकर जुनूबी सिमत की तरफ बढ़ने लगे। गहरी तारीकी ने माहौल को और भी पुरअसरार बना दिया था। तारीकी इतनी गहरी थी कि कुछ ही दूरी पर भी कुछ नहीं देखा जा सकता था। हॉल वाली खिड़की के करीब पहुंचकर इमरान ने आहिस्ता से सलाखों के दरमियान से अपना हाथ अंदर पहुंचाया। फिर खिड़की के पट्टों पर 3 बार खटखट की आवाजें पैदा की।
1 मिनट, 2 मिनट और फिर 3 मिनट इसी तरह गुजर गए, लेकिन कोई जवाब न मिला। उसने दोबारा खटखटाया और खामोशी से इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद खिड़की के पीछे पहुंचते हुए शायद किसी ने उसे खोलने की कोशिश की थी, क्योंकि खिड़की के पट्टों में निहायत ही पतली और सुकड़ी दराज पैदा हुई। दराज इतनी पतली थी कि उसके अंदर उंगली भी दाखिल नहीं हो सकती थी। शायद खिड़की के पीछे खड़ा मौजूद शख्स मोहतात और बहुत खौफजदा था। कौन है? ये धीमी और पुरवकार आवाज नवाब शिप्ता की थी, लेकिन वो बाहर वालों को देख नहीं सकते थे, क्योंकि दराज तिरछी थी और उसमें से छनकर बाहर झांकती हुई रोशनी इन तीनों में से किसी के भी वजूद पर नहीं पड़ रही थी। मैं हूं, इमरान ने आहिस्ता से कहा। इस वक्त उसका चेहरा खिड़की की सलाखों से लगा हुआ था। मैं कौन? अंदर से पूछा गया। वही कौन? नाम बताओ, अंदर से कहा गया। हॉल का दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। नहीं खुलेगा दरवाजा, आखिर तुम हो कौन? इस मर्तबा आवाज की कशमकश के साथ ही चिल्लाहट भी नुमाया हो गई थी। उधर इमरान की आवाज भी भर्राई हुई थी। क्या अब तक मुझे नहीं पहचाना? नहीं, तो फिर मुझे ये सलाखें तोड़कर अंदर दाखिल होना पड़ेगा, इमरान ने कहा। क्या? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। दरवाजा खोलते हो या नहीं? इमरान ने कहा। जब तक तुम्हारी तरफ से इत्मीनान नहीं हो जाता दरवाजा नहीं खुल सकता, अंदर से फैसलाकुन लहजे में कहा गया। क्या तुम्हें किसी का इंतजार नहीं? इमरान ने पूछा। नहीं, मौत का इंतजार भी नहीं। वो बाहर तुम्हारे सर पर मंडरा रही है, तो उससे कहो कि वो मेरे सामने आ जाए, इमरान ने कहा। दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। फैयाज, जो इमरान की इस हरकत पर बोर हो रहा था, आहिस्ता से बोला। ये क्या हिमाकत लगा रखी है? क्या तुम असलियत नहीं जाहिर कर सकते? फैयाज का मुंह इमरान के कान के करीब था। अच्छा, तुम अपना नाम बताओ, इमरान ने अंदर वाले से कहा। तुम्हें मेरे नाम से मतलब नहीं रखना चाहिए, अंदर से धमकाने वाली आवाज आई। मैं तुम्हारा खून पी लूंगा। हो सकता है यहाँ तुम्हें कीचड़ चाटना पड़े। बस, शराफत की हद हो गई, इमरान ने नवाब शिप्ता की आवाज पहचानते हुए गुस्सैले लहजे में कहा। एक तो बुलाते हैं और ऊपर से बेगैरती, हिप, बेइज्जती करते हैं। क्या तुम? अंदर से चौंक कर मालूम किया गया था, लेकिन जुमला अधूरा ही छोड़ा गया। जी हाँ, मैं वही हूँ। ओ, तो आप हैं। नवाब साहब ने खिड़की खोलना चाहिए। आप खिड़की न खोलिए, बल्कि हॉल में अंधेरा करके उसका दरवाजा खोलिए, ताकि हम लोगों को अंदर दाखिल होते हुए कोई न देख सके, इमरान ने तेजी से कहा। अच्छा, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। फिर हॉल का दरवाजा बंद होते ही हॉल फिर रोशनी से मुनव्वर हो गया। नवाब शिप्ता ही ने दरवाजा खोला था। अलबत्ता हॉल का स्विच ऑन या ऑफ करने वाला कोई नौवारिद ही था, जिसे इमरान नहीं पहचान सका था, लेकिन फैयाज ने उसे पहचान लिया था। यह कर्नल मोहम्मद अली था। हॉल की तेज रोशनी में इमरान ने इस तरह पलकें झपकाई थी, जैसे कोई चमगादड़ तेज रोशनी की ताप न लाकर पलकें झपकाती है। जोसेफ हॉल में बैठे हुए लोगों को अजीब निगाहों से देख रहा था, और हॉल में बैठे हुए लोग भी जोसेफ की खतरनाक किस्म की दिखाई देने वाली शख्सियत पर नजर जमाए हुए थे। फिर उन तीनों ने अपने रेनकोट उतारे और वहीं दरवाजे के एक तरफ रख दिए और जेबों से रुमाल निकालकर भीगे हुए चेहरे साफ करने लगे। नवाब शिप्ता के करीब की नशिस्तें खाली थी, वो सब लोग वहीं बैठ गए। जोसेफ इमरान की पुश्त पर ही खड़ा हो गया था। वो इमरान के करीब रखी खाली कुर्सी पर नहीं बैठा था। बज़ाहिर उसकी सियाफाम और खतरनाक किस्म की जानदार शख्सियत सभी की तवज्जो का मरकज बनी हुई थी, और हॉल में मौजूद सभी की टटोलने वाली सरासिमा निगाहें उसी पर जमी हुई थी, और वो इमरान के पीछे इस तरह अटेंशन खड़ा हुआ था जैसे उसका जिस्म साकित होकर रह गया हो। वो गर्दन मोड़े बगैर अपने सामने वालों पर नजर डाल रहा था। उसके इस तरह खड़े रहने का अंदाज इस बात की निशानदही कर रहा था जैसे एक तरफ तो वो अपने बॉस की हिफाजत कर रहा हो, और दूसरी तरफ वो हॉल में मौजूद उन लोगों की तरफ से खबरदार रहना चाहता हो। बकिया तमाम अफराद के चेहरे वैसे भी लटके हुए थे, और बशाशत नाम की चीज उन लोगों के चेहरों से रुखसत हो चुकी थी, क्योंकि उनमें से हर एक अपनी इम्कानी मौत के तस्वुर से लरज रहा था। नवाब शिप्ता के बड़े लड़के और उसकी बीवी, माँ, अपने बच्चों के उनमें मौजूद नहीं थे, क्योंकि नवाब के कहने पर वो लोग शहर के फ्लैट में चले गए थे। उनके अलावा इस खानदान के बकिया अफराद यहीं पर मौजूद थे। मिस्टर अली, आपने अपना नाम न बताकर मुझे परेशानी में कर दिया था, नवाब शिप्ता ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। इमरान के बजाय कैप्टन फैयाज ने नवाब की बात का जवाब दिया। इस तरह वो ये इत्मीनान कर लेना चाहते थे
के अंदर जो भी मौजूद है वो आप ही के खानदान से मुतालिक है या और कोई? ओ, नवाब शिफ्ता ने तवील सांस ली। आप हजरात का ये तरीका भी खूब है, वरना इन हजरात की गुफ्तगू से मेरा जहन आपकी तरफ मुंतकिल ही नहीं हो सका था। जी हाँ, बाज़ औकात हम लोगों को खुद अपनी तरफ से अपने जहनों में इम्कानी खतरात पैदा करके अगला कदम उठाना होता है। फैयाज ने जरा शान बेनियाजी से काम लेते हुए कहा और फिर सिगरेट सुलगाते हुए उसने नवाब से पूछा, हम लोगों का यहाँ आने का मकसद ये भी था कि इस अम्र की तस्दीक कर सके कि आप हजरात हवेली खाली कर गए हैं या नहीं। हम लोगों ने यही फैसला किया कि हवेली खाली ना की जाए, मगर इस किस्म के फैसले में आप हजरात अपना ही हाथ समझिए, क्योंकि एक तो मिस्टर गजनफर अली ये कह गए थे कि इस हॉल में मौजूद रहने पर हम लोगों की जिंदगियों को कोई खतरा नहीं, दूसरे ये कि आप हजरात रात को यहाँ आने वाले हैं, जिसकी वजह से भी इस किस्म के फैसले को मजीद तकवीयत मिली। ये कहकर नवाब ने इमरान और फैयाज का तारुफ अपने तीनों दोस्तों से कराया, जो यहाँ अपनी पिछली जीदारी और हौसला मंदी की वजह से न सिर्फ डटे हुए थे, बल्कि उन लोगों के चेहरों पर सिराज सिमगे के आसार नहीं थे जिनका शिकार ये तमाम खानदान था। अलबत्ता उन लोगों के चेहरों पर भी कशमकश के तासुरात जरूर मौजूद थे। आपने उन मुलाजिमीन का क्या किया जो हवेली के पिछले हिस्से में रहते हैं? फैयाज ने पूछा। एहतियातन उन सबको हॉल के सामने वाली रो के कमरों में रात भर के लिए मुंतकिल कर लिया है। दरमियानी राहदारी रोशन है और वो सबके सब मुसल्ला भी हैं और होशियार भी, नवाब ने बताया। गुड, कैप्टन फैयाज ने तारीफी निगाहों से नवाब की तरफ देखते हुए कहा। अचानक इमरान अपनी जगह से उठ गया और उसने हॉल के उस हिस्से की तरफ देखा जिधर जोसेफ खड़ा था और खुद इमरान की भी उस तरफ पीठ थी। हॉल के इस हिस्से में दीवार से लगी कई मसरियां बिछी हुई थी और इन मसरियों के करीब ही गार्डन चेयर्स रखी हुई थी। नवाब शिफ्ता की दोनों बहुएं, दोनों बेगमें और इस खानदान की दिगर खवातीन, जिनमें नवाब की लड़कियां भी शामिल थी, हॉल के इस हिस्से में मौजूद थी और 3 ग्रुप में तकसीम होकर वो आहिस्ता आहिस्ते बातें कर रही थी। लेकिन उनकी नशिस्त का अंदाज ऐसा ही था कि वो उस तरफ ही बाआसानी देखती भी जा रही थी। जब इमरान की निगाहें उन सब पर पड़ी तो बहुत सी निगाहों से टकराव यकीनी था, लेकिन इमरान ने तेजी से उसी लम्हे अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए पलटने की कोशिश की, जैसे वो अनजाने में किसी जनान खाने में घुस गया हो और वहां उसका सामना पर्दा नशीन खवातीन से हुआ हो। उसकी इस दिलचस्प और इस्तरारी हरकत पर खूबसूरत चेहरे एक लम्हे के लिए मुस्कुराए बगैर ना रह सके थे। हम लोग और थोड़े बहुत पानी में भीग आए, शायद फिर हमें चाय या कॉफी नसीब हो सके। इमरान ने छत को घूरते हुए कहा। ओ, नवाब शर्मिंदा होकर खुफ्त आमेज लहजे में बोले, मैं वाकई माजरत तलब हूं जनाब। फिर नवाब फौरन ही अपनी जगह से उठ गए। हालात कुछ इस किस्म के चल रहे हैं कि मेरा दिमाग इस तरफ मुतवज्जे नहीं हो सका। आप तशरीफ रखिए, मैं मुलाजिमीन को इसकी हिदायत देता हूँ। अगर वाकई आप चाय पिलवाना चाहते हैं तो फिर एक काम कीजिए। इमरान ने नवाब की तरफ देखते हुए कहा, स्टोव और दूसरा सामान यहीं मंगवा दीजिए, ये काम मैं खुद अंजाम दूंगा। जी, नवाब ने हैरत से उसे देखते हुए कहा। मजबूरी है जनाब, वो तो सुबह एजाज उफ एहतरामन में चाय पी ली थी, वरना खाना भी अपने हाथों से पकाकर खाता हूँ। इमरान का चेहरा यकसर सपाट था। ये जैसा कहे वैसा ही कर दीजिए नवाब साहब। फैयाज ने इमरान को घूरते हुए कहा। अच्छा, नवाब साहब ने कहा। फिर उन्होंने वही इंतजाम कर दिया। अलबत्ता स्टोव की जगह हीटर आया था और उसे जिस प्लग में लगाना था वो दीवार में उस जगह नस्ब था जहां खवातीन की मसरियां बिछी हुई थी। नवाब ने एक बार फिर
सवालिया निगाहों से फैयाज की तरफ देखा। अगर इन खवातीन को कोई एतराज ना हो तो। नवाब साहब की बहुएं जो पलक वाले हिस्से में थी इधर उधर हटकर बैठ गई। इमरान ने जोसेफ को इशारे से बुलाया और वो दोनों चाय तैयार करने में जुट गए। खवातीन एक बार फिर मुस्कुराकर उसे देख रही थी और इमरान अपने काम में इस तरह जुटा हुआ था जैसे कोई गृहस्थन औरत अपने शोहर के लिए बड़ी तवज्जो से चाय तैयार करना चाहती हो। सब बावजूद परेशानी के उसे दिलचस्पी और तवज्जो की नजरों से देख रहे थे। अभी तेरा हलक तो खुश्क नहीं हुआ? इमरान ने आहिस्ता से जोसेफ से पूछा। वो दोनों आपस में बराबर आलती पालती मारे बैठे हुए थे। नहीं बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया। अगर हो तो मुझसे कह देना, मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। ठीक है बॉस, चाहो तो अभी दे दो, मुझे कोई एतराज ना होगा, जोसेफ ने कहा। अबे जब जरूरत हो तब, अभी नहीं। इमरान ने आंखें निकाली। औरतें और बकिया लोग उनकी खुसर पुसर को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे चंद लम्हात के लिए वो लोग अपनी अपनी इम्कानी मौत को फरामोश कर बैठे हों। और सुन, इमरान ने जोसेफ से फिर कहा, अब वक्त हुआ जाता है वो मरियल पहलवान कहीं ना कहीं वारिद हो जाए। अगर मैं इशारा करूं तो तू उससे भिड़ जाना, वैसे मैं भी उसे संभाल लूंगा। लेकिन इनमें तो वो दिखाई नहीं दे रहा। जोसेफ ने उन पर एक नजर डालते हुए कहा। वो इनमें नहीं है। मैं तैयार हूं बॉस, लेकिन ये सब लोग कौन हैं? अबे मैंने ये सब पूछने की तुझे इजाजत नहीं दी थी। ये कहते हुए इमरान ने खड़े होकर नवाब वगैरह पर नजर डालते हुए बुलंद लहजे में कहा, क्या आप सब हजरात भी चाय पीना पसंद करेंगे? नवाब ने अपने साथियों की तरफ देखा। उन सब ने नफी में गर्दन हिला दी। सिर्फ फैयाज साहब। नवाब शिफ्ता ने कहा, क्या आपके लिए भी चाय तैयार की जाए? इस मर्तबा इमरान का रुख दाएं बाएं दोनों तरफ हुआ था क्योंकि खवातीन दोनों तरफ मौजूद थी। नहीं शुक्रिया, हम लोग रात को चाय नहीं पीता। नवाब की फ्रांसीसी बेगम, जिसका नाम जेमिका थ्रिल था, ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान हैरत से उसका चेहरा तकते हुए बोला, लेकिन मैं रात को चाय पीने की आदी हूँ। उसके इस जवाब पर बेतहाशा कई कहकहे उबल पड़े थे और नवाब की तीनों लड़कियां तो मुसलसल कहकहे लगाने पर मजबूर थी। जेमिका थ्रिल का चेहरा अचानक गुस्से से सुर्ख हो गया था, लेकिन उसे भी हंसने पर मजबूर होना पड़ा था और जैसे ही कहकहों में कमी आई वो बोली, आप हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाती, वो तो मेरी दादी जान मरहुमा ने मुझे चूल्हे चक्की से बचपन ही में लगा दिया था, वरना मैं और इस किस्म का लबो लहजा निकोड़ी मेरी तौबा भली। इमरान का लहजा इस बार खालिस्तान लड़ाका औरतों का सा था। जवाबन जेमिका थ्रिल ने फिर कुछ कहा था, लेकिन कहकहों के शोर में उसकी आवाज यूं दब गई थी जैसे नकार खाने में तोती की आवाज। ये किस किस्म का इंसान है? नवाब ने मुस्कुराते हुए लेकिन राजदाराना लहजे में फैयाज से पूछा। अजीब झकी आदमी है, लेकिन कभी कभी इसकी अजमतों का कायल होना ही पड़ता है। अब खुद सोचिए, इतने पुरअसरार और खौफजदा माहौल में जहां मुस्कुराने का भी सवाल पैदा नहीं होता था, इस शख्स ने हम लोगों को कह लगाने पर मजबूर कर दिया। आपका ख्याल दुरुस्त है। नवाब के दोस्तों ने भी उसकी तायद की। इमरान फिर लाताल्लुक नजर आ रहा था। बॉस, मैं खतरे की बू महसूस कर रहा हूँ, जोसेफ ने अपने नथने सुकुड़ते हुए राजदाराना लहजे में कहा। अबे पहले मुझे चाय तो पी लेने दे। फिर वो जल्दी जल्दी चाय पी रहा था। उसके इस अंदाज पर फैयाज भी चौंका था क्योंकि चाय यकीनन गर्म थी और इमरान वो फूंक फूंक कर उसे तेजी से ठंडा करने और पीने की जद्दोजहद कर रहा था। सब लोग उसे हैरत से देख रहे थे, लेकिन इमरान उनकी तरफ से लापरवाह था। फिर इमरान एक कप फैयाज के लिए भी लेता आया। कप्तान साहब जरा जल्दी, उसने चाय का प्याला फैयाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा और उसी वक्त बाहर राहदारी में एक दिलखराश चीख उभरी। फैयाज के हाथों से प्याला छूट गया और वह सब मदहोश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे उन लोगों की मौत ने उन्हें अपनी आमद से बाखबर कर दिया हो। और फिर इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज वाकयात के लिए दूसरा हिस्सा, मौत का रक्स।